हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। अपन यहाँ से शुरू करते हैं। एक शॉर्ट रिवीजन टाइप की क्लास है और अपन बीच बीच में जो भी रहेगा तो सवाल अपन बीच में ही पूछेंगे। ठीक है। तो जैसे कि अपन ने कायाकल्प में बहुत सारा क्या है, कई जगह कंफ्यूजन होता है, तो कायाकल्प से का गाइडलाइन में जो दिया हुआ है वो स्वच्छता गाइडलाइन में जो दिया है वो सबसे सही माना जाता है, उसी का आप जवाब दें, वो ठीक रहेगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एरिया ऑफ परमार सर, कंसर्न सबसे। हाँ सर। परमार वो स्वच्छता गाइडलाइन भी डाल देना एक बार टीम में क्लास के बाद। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। ठीक ठीक। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ कंसर्न ही पूछे जाते हैं किसी भी ऐसे स्टाफ से। सबसे पहला सवाल यही पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ कंसर्न क्या होता है और कितने होते हैं। तो कायाकल्प के एरिया ऑफ कंसर्न अलग होते हैं और एनक्वास के एरिया ऑफ कंसर्न अलग होते हैं। एक बार मैं पढ़ देता हूँ और अगर कोई जवाब देना चाहे तो रेखा पढ़ते हैं। अपना माइक अनम्यूट करिए प्लीज। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बिना देखे हटा देता हूँ। कायाकल्प के एरिया ऑफ कंसर्न आप बता सकते हैं? हाँ जी सर, 8 होते हैं एरिया ऑफ कंसर्न। हाँ उसमें सबसे पहला है हॉस्पिटल अपकीप, सेकंड हाँ है सैनिटेशन एंड हाइजीन, हाँ सी है वेस्ट मैनेजमेंट, हाँ। डी है इन्फेक्शन कंट्रोल, हम्म ई है सपोर्ट सर्विसेज, हम्म एफ है हाइजीन प्रमोशन, हम्म और जी है बियॉन्ड बाउंड्री वॉल, एंड हम्म। एच है इको फ्रेंडली। ठीक है। थैंक यू। देखिए, सेम चीज कायाकल्प में के एरिया ऑफ कंसर्न अलग होते हैं। हॉस्पिटल अपकीप, जिसके अंदर अपन हॉस्पिटल की जो नॉर्मल बिल्डिंग का कैसा दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसको नॉर्मल देखने में कैसा लग रहा है, वो सब चीजें देखते हैं। सैनिटेशन हाइजीन, यहाँ पर हाइजीन की बातें होती है। साफ सफाई कैसी है, वहां पर धूल वगैरह तो नहीं है, कहीं पे जाले वगैरह तो नहीं लगे, ये सब चीजें अपन बी में देखते हैं। फिर सी वेस्ट मैनेजमेंट आता है। यहाँ सबसे ज्यादा जो मार्क्स मिलते हैं अपने बी और सी में मिलते हैं। फिर आता है इन्फेक्शन कंट्रोल, फिर ई आता है हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विसेज, एफ आता है हाइजीन प्रमोशन, जी बियॉन्ड बाउंड्री वॉल, और एच जो होता है इको फ्रेंडली। इसी तरह से एनक्वास के एरिया ऑफ कंसर्न अलग होते हैं। वहां सर्विस प्रोविजन, पेशेंट राइट, इनपुट सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज, क्लिनिकल सर्विसेज, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी एवं आउटकम की बातें की जाती है। ठीक है। यहाँ से अपन आगे सर बढ़ते अभी हैं। केवल कायाकल्प का ही बताया ना, ये लोग कल कंफ्यूज ना होता कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक। आज केवल कायाकल्प पढ़ा हुआ आप। ठीक है। तो जो अपने यहाँ पे साइनेज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? अब ये भी कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है कि आपके यहाँ पे यूनिफॉर्म साइनेज है कि नहीं। जब हमें पता ही नहीं होगा कि यूनिफॉर्म साइनेजेस होते क्या हैं, जो साइनेजेस लगे हुए हैं वो सारे एक जैसे हों, एक कलर के हों। यहाँ पर कुछ क्वालिटीज हो बताई गई है साइनेजेस की। यूनिफॉर्म कलर के होना चाहिए, या तो आपके यहाँ पे ब्लू लगे हैं तो सब जगह ब्लू लगे होना चाहिए, या ग्रीन लगे हैं तो सब जगह ग्रीन लगा होना चाहिए। दूसरी चीज, टेक्स्ट जहां भी लिखा हो आपका लिखा भी होना चाहिए। और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जो उसको नहीं पढ़ सकता है, उसके लिए पिक्टोरियल डायग्राम होना चाहिए। जैसे वॉशरूम का एक छोटा सा साइनेज टाइप का फोटो लगा हुआ होना चाहिए। इसके बाद में दो होता है क्लियरली विजिबल हो। ऐसा नहीं हो कि आपने छत पे लगा के रखा है, लोगों को दिख ही नहीं रहा है, पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। बाइलिंगुअल होना चाहिए, मतलब कि एक तो आपका दो लैंग्वेजों में हो। एक तो या तो आप इंग्लिश में रख लें, हिंदी में रख लें, एक लोकल लैंग्वेज जरूरी है, लोकल लैंग्वेज में होना कंपलसरी है। इसके अलावा आप चाहें तो इंग्लिश में रख सकते हैं। दो एक साथ लैंग्वेज लिखी हुई हो, एक फोटो लगा हुआ हो और कलर एक जैसा हो, ये हमारा मेन पर्पस होता है। फिर कुछ साइनेजेस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे शांति बनाए रखें, या फिर हमारा जैसे अपन जैसे क्या करते हैं कि जो साइनेजेस हैं उसमें हमें सामने वाले से रिक्वेस्ट टाइप का एक हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे यहाँ पर हम कीप साइलेंस का या फिर शांति बनाए रखने का एक साइनेज दो तरह से बना सकते हैं। या तो आप सीधे कीप साइलेंस लिख दोगे तो ये उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखोगे कि हेल्प अस इन मेंटेनेंस द साइलेंस, हमारी शांति बनाए रखने में हमारी मदद करें, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। एक सेकंड, एक फोन आ रहा है सीएस सर का। चलो आगे करते रहो भाई। 5S कौन बताएगा? इसमें नाम दिया है शीतल सिस्टर। शीतल सिस्टर। हेलो, यस सर। गुड इवनिंग सर। 5S, गुड इवनिंग। 5S के बारे में बताइए। 5S वर्क प्लेस मैनेजमेंट है। जो अपन मतलब उसमें सबसे पहले शॉर्ट आएगा। हमें अपने
मतलब हमारे जो भी सामान है उसको हमें मतलब शॉर्ट करना है, मतलब उसको अलग अलग मतलब करना है शॉर्ट, उसके बाद में शाइन, फिर हमें उसे क्लीन करना है। उसके बाद में क्लीन करने के बाद में जो हमने शॉर्ट किया उसको क्लीन करना है, फिर सस्टेन करना है, फिर उसको स्टैंडर्डाइज करना है, देन सस्टेन करना है। स्टरलाइज क्या होता है? स्टरलाइज, स्टरलाइज नहीं, स्टैंडर्डाइज्ड सर। देखो एक बात, ये ऐसे नहीं है, आपके एक काम में दिखाई देना चाहिए कि आपकी यूनिट में 5S है कि नहीं, ठीक बात। दूसरी यस सर। बात आपको बताना है कि आज सुबह जब मैं ड्यूटी पे आती हूँ तो ये काम मैंने सॉर्ट किए, ये काम को मैंने सिस्टमेटिक किया। और साइनिंग की तो ओके। साइनिंग बोलना नहीं है, साइनिंग आपकी यूनिट में, जैसे मैं मॉर्निंग में यूनिट में आती हूँ तो पहले मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि इन पेशेंट को पहले देखना है, मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ रहेंगे, नर्सिंग मॉनिटरिंग सीट यहाँ पे रहेगी। बेसिकली वर्क प्लेस मैनेजमेंट बताने की बात नहीं है, आइडियली ये जब कोई असेसर आता है तो आपके डिपार्टमेंट में ये चीजें दिखाई देना चाहिए, ठीक है। ओके तो सर। सब ओके सर। लोग इस ओके बात ओके। का ध्यान रखेंगे कि ऐसा साइड साइंस सिस्टम है कि रटा रटाया नहीं बोलना चाहिए, ये दिखना चाहिए आपके काम में, आ, ठीक। ठीक है। परमार सर आ गए? हाँ ठीक सर, है। हाँ सर, एक फोन आ चलिए गया था। आगे करके, ठीक जी। ठीक। तो फिर अपना जो साइनेज कैसे होना चाहिए इसके बारे में अपन ने बना दिया आज बहुत शॉर्ट में। ये पूरा का पूरा चेकलिस्ट बहुत लंबा, ये अपना पीपीटी बहुत लंबा है, इसको बहुत शॉर्ट में अपन लेके चलेंगे, जस्ट रिवीजन टाइप का है। फिर साइनेज के अंदर कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है, जैसे पीसीपीएनडीटी का एक आपके यहाँ पे लगा होना चाहिए, नो स्मोकिंग का लगा होना चाहिए, एईआरबी का आपके यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए, फिर बीएमडब्ल्यू का आपके अपने यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए, सीसीटीवी सर्विलेंस क्या आप यू आर इन द अंडर सर्विलेंस ऑफ सीसीटीवी, ये अपने यहाँ लगा होना चाहिए। इल्यूमिनेशन साइनेज आपके यहाँ पर फायर एग्जिट के जो प्रॉपरली दिख जाए वो अपने यहाँ लगा होना चाहिए, कि नहीं तो पता चला छोटे छोटे से अपन ने लगा दिए फायर एग्जिट के और वो दिख ही नहीं रहे, जब इमरजेंसी हुई तो वो दिख नहीं रहे तो वो किसी काम का नहीं है। फिर इसके बाद में लाइसेंस अपने पास में जितने भी हैं फार्मेसी के या फिर अलग अलग प्रकार के लाइसेंस है उसका डिस्प्ले होना चाहिए। फिर इसके बाद में यूएसजी मशीन का लाइसेंस, ब्लड बैंक का लाइसेंस या एईआरबी टाइप के ये सारे लाइसेंस अपने यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। ये तो अपना साइनेजेस की बात हो गई। सबसे पहले हमने पढ़ा ये एरिया ऑफ कंसर्न पढ़ा, इसके बाद में हम साइनेजेस पढ़े, इसके बाद में ये अपना एक मेन होता है जो हमारे यहाँ पर अभी डिस्प्ले होना चाहिए, आपके हॉस्पिटल का पूरा मैप, जिससे कि जहां से जैसे जैसे मैं हम यहाँ से एंट्री करें और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मुझे यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि मुझे किधर से जाना है, कहाँ पे जाके मेरा संबंधित डिपार्टमेंट मुझे मिलेगा। ये मैप का हर जगह पे अपने अस्पताल में कंपलसरी है, इसके मार्क्स भी है। और ये मैप किस तरह से लगाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। जो कलर कोडिंग होती है इसमें मेन जो गैलरीज वगैरह होती है उसका अलग कोड है, फिर आपके ऑक्सिलरी एरिया का अलग कोड है, स्टेयर्स अलग कोड में लगी हुई है, फिर ओटी वगैरह जो है वो उसका अलग कलर कोड है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि या तो कलर आप लिख दीजिए सामने, उसका फिर उसका बारे में डिटेल यहाँ लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, या फिर आप नंबरिंग भी कर सकते हैं अगर कलर नहीं यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर दोनों चीजें यूज करी गई है कि उसके अंदर नाम भी लिखा गया है और कलर कोडिंग भी यूज करी गई है। तो ये मैप एक कंपलसरी चीज है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक ये है। अभी अपने यहाँ नहीं है ना? अभी नहीं है सर, वो अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए अभी नहीं है, वो जैसे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कंप्लीट तो उसके बाद में जो मैप यहाँ से मिलेगा उसी को अपन डेवलप हाँ कर तो देंगे। ये सब लोग जवाब कल ये देना कि चूंकि हमारी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्टेड है अभी, इसीलिए लेआउट नहीं बन पाया। है ना। इसके बाद में आपसे सबसे कॉमन सवाल ये पूछा जाता है कि लाइटिंग कहाँ पे कितनी होना चाहिए। तो जनरल जो आपके लाइटिंग होती है वो 100 लक्स होती है। इसके बाद में जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन उस जगह पे कोई बारीक काम हो रहा है जो थोड़ा सा आपने को ध्यान से देखने की जरूरत होती है, वहां पर आप 100 से 150 मतलब 50 से 100 तक की लाइट आप बढ़ाते जाओ। नॉर्मल लाइट जो आपकी नाइट की होती है वो 1 लक्स मानी जाती है। आपके अस्पताल में जो सामान्य लाइट हमारे यहाँ पे रहेगी वो 100 लक्स होती है। अब हम नर्सिंग स्टेशन पे बात करें तो वहां थोड़ा लिखा पढ़ी वाला काम करना पड़ता है, थोड़ा सा गौर से देखना पड़ सकता है, या फिर हमें कुछ डेलीकेट काम करना पड़ सकता है। तो वहां पर हम क्या करेंगे 50 से 100 50 से 100 से 150 हम उसको बढ़ा देंगे तो ये क्या रहेगा 150 से 300 पहुंच जाएगा। ठीक है। यहाँ 150 से 300 लक्स आपके नर्सिंग स्टेशन पे होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ अलग अलग जगह की पूरी लाइटिंग का वो दिया गया है। लेबोरेटरीज में 300 लक्स होना चाहिए। रेडियोलॉजी एरिया में कोई ये बारीक काम नहीं है तो 100 लक्स से काम चल जाएगा। ओपीडी डिपार्टमेंट में 150 लक्स से काम चल जाएगा। इसके बाद में एग्जामिनेशन जो लाइट होती है हमारे यहाँ पे, एग्जामिनेशन वाली लाइट जो रहेगी वो 1000 लक्स रहेगी।
ठीक। इस फिर आगे बढ़े, ऑपरेशन टेबल की लाइट जो रहेगी वो 1 लाख लक्स रहेगी। वो एक्चुअली होता क्या है, 50,000 से 1.5 लाख लक्स है। हम एवरेज मन करके उसको 1 लाख लक्स मान लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ये याद मेरे हिसाब कैसे से होगा? कॉमन सा है। जी सर। इसको याद करने का कोई तरीका बताओ, भूल जाएंगे तरीका सुबह। सर सिंपल ये है, देखिए जनरल कॉरिडोर की लाइट आप में इसको 100 मत मानिए, 100 से 150 मान लीजिए। ठीक है, ये 100 मतलब से बीएससी 150 मान हो लिया, गया। ठीक है। अब अपन ने नर्सिंग स्टेशन पे अपन पहुंचे तो थोड़ा डेलीगेट काम है, वहां थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ सकता है, तो 150 से 300 अपन ने कर दिया। ठीक, ठीक है। उससे ज्यादा एग्जामिनेशन लाइट रहेगी तो और अपने को बढ़ाना पड़ेगा, तो 1000 लक्स कर दिया। ऑपरेशन ठीक अगर करना है तो ऑपरेशन टेबल पे हमें बहुत गौर से बहुत ध्यान से काम करना है, तो वहां 1 लाख लक्स हमने कर दिया। इससे इसके अलावा डिलीवरी टेबल जो होती है वहां पर 10,000 लक्स होता है, वो इसमें कहीं शायद मेंशन नहीं है। वो जब हम लक्ष्य वाला वो असेसमेंट कर रहे थे वहां शायद हम लोगों ने देखा था, मुझे जहां ये तक याद देखो, आ रहा है 10,000 लक्स होता है। सब लोग तो अपना अपना अलग अलग याद करो, सबको याद करनी। ओटी वाले ओटी का अपना याद रखना, ठीक है। हाँ, और क्या बोलते हैं, लेबर रूम वाले लेबर रूम का याद रखना। बाकी सब लोग 150 से 300 याद रखो बस। 150 से 300 नर्सिंग स्टेशन पे, सामान्य कॉरिडोर में 100 से 150, वार्ड के बस, अंदर 100 से 150, ये याद रखना है। हाँ मतलब सब आप लोग 100 से उससे 150 रिलेट याद। करो कि आपको कितना ध्यान से, कितना गौर से आपको काम करना पड़ सकता है, आपको कैसे लाइट का देखो, कितना उपयोग है। नहीं देखो, ओटी का और लेबर रूम का तो वहीं पूछेंगे, तो ये लोग अपना अपना याद कर लेंगे। हाँ, बाकी सबके लिए 150 से 300 के बीच में। ठीक है। अब ठीक है। इसके बाद अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो वो पानी की सप्लाई पूछ सकता है, ये काफी एडमिन में, अपने जनरल एडमिन में पूछते हैं। तो 350 बिस्तर तक अगर हमारे पास में 100 बिस्तर से कम की फैसिलिटी है, छोटी फैसिलिटी है, तो 350 लीटर प्रति बिस्तर प्रतिदिन हमें पानी चाहिए रहेगा। क्योंकि हमारी फैसिलिटी जो है 100 बिस्तर से ज्यादा की है, हमारी जो संस्था है, हमारा हॉस्पिटल है 350 बेडेड है, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, 400 लीटर प्रति बिस्तर प्रतिदिन पानी चाहिए। यानी एक दिन में कितना पानी चाहिए, 350 इंटू आपको 400 करना पड़ेगा, मतलब 1,40,000 लीटर हमें प्रतिदिन पानी चाहिए रहेगा। और हमारे पास में जो आपके ये अपने कायाकल्प में सबसे मेन चीज ये पूछा जाता है, पानी की क्वालिटी क्या है, मतलब आपके पास में पीएचई डिपार्टमेंट के द्वारा जो टेस्टिंग करवाते हैं उसका रिपोर्ट होना चाहिए। फिर आपके पास में कितना स्टोरेज है, हमें कम से कम 2 दिन का से 3 दिन का स्टोरेज रखना है। 1,40,000 इंटू 2, इतना स्टोरेज की क्षमता हमारे अस्पताल में होना चाहिए। सप्लाई हमारे यहाँ पे पूरे जो भी पानी की सप्लाई है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। उसके बाद क्लोरीनेशन पूछते हैं, फिर और उसके नहीं, बाद एक में एक मिनट चीज करो पूछते हैं प्रॉपर। परमार साहब। हाँ सर। अपने को ये हो गया 2,80,000 लीटर, ठीक है ना। हाँ, इतना स्टोरेज कैपेसिटी होना तो चाहिए। इसके लिए कितनी टंकियां होना चाहिए? अपने पास में जो टंकियां हैं वो अपने पास में कम 1,000 लीटर की भी कुछ हैं और 500 लीटर की भी है। पहले जो था, जब पुरानी बिल्डिंग में थे, जब अपन थे, तो हमारे पास में 45 टंकियां थी, जो कि जिससे अपना सफिशिएंट हो जाता था। अभी तो कितना है ये मेरे को एग्जैक्टली या पता कोई नहीं है बात कितनी नहीं, सब टंकियां। लोग यही जवाब देना कि 45 टंकियां हैं, और 45 टंकी से लगभग अपन पर डे का 1,40,000, तो 2 दिन का 2,80,000 लीटर सेव करके रख सकते हैं। रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो ये ठीक। पानी वाला नॉर्मल सा चीज हो गया। 3-4 सवाल का जवाब आपने को मिल ही गया। साइनेज कैसा होगा, ये अपना सबसे पहले एरिया ऑफ कंसर्न याद करना है, फिर अपना साइनेज कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, फिर अपना मैप लगा है कि नहीं लगा है उसका जवाब बता ही दिया सर ने, हमारे यहाँ फिलहाल नहीं लगा लेकिन जवाब बता दिया। फिर लाइट कितना होना चाहिए, तो अपने को जनरल कॉरिडोर में 100 से 150, और नर्सिंग स्टेशन पे 150 से 300, बाकी ओटी और लेबर रूम और एग्जामिनेशन अलग जगह हो गई, उनको भी याद करना है। वैसे अपने को तीन ही चीज याद करना है, 10,000, 1,000, 10,000, 1 लाख। ठीक है। हाँ। तो ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर अपना पानी कितना चाहिए अपने अस्पताल में, तो 100 बिस्तर से कम की फैसिलिटी तो 350 पर डे पर लीटर तो पर बेड पर अपन उसको लीटर। याद नहीं कर रहे ना सर, अपन अपने अस्पताल का बस याद अपन अपने करें। अस्पताल का याद करते हैं केवल। देखो देखो, सुनो मेरी बात, इनको असेसर की तरह याद नहीं कराओ, ये सब भूल जाएंगे। इनको हाँ, एक एक लाइन याद कराओ कि चूंकि नहीं वो आपका एक्चुअली बेड क्या है, नहीं नहीं 40। ठीक है ठीक है। हमारे यहाँ पे 400 बिस्तर, 400 लीटर प्रति बिस्तर प्रतिदिन के हिसाब से पानी चाहिए। तो हाँ 350 बिस्तर का अस्पताल है, इंटू 400 कर लो, 1,40,000 आता है। इतना लीटर की कैपेसिटी हमारे पास 2 दिन का सेव करने की है। ठीक है। फिर क्लोरीनेशन कब होता है ये अपने को बताना पड़ सकता है, फिर टंकियों की सफाई कब होती है उसका रिकॉर्ड दिखाना पड़ सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते ठीक है। हैं। सबसे मेन चीज आप लोगों से क्या पूछा जाता है, बेसिक सवाल है, सबको पता होना चाहिए, फिर भी कई लोग भूल जाते हैं। 5S क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, पहला चीज क्या है, वर्क प्लेस मैनेजमेंट का ये क्वालिटी का मेथड है। 5S क्या है, वर्क प्लेस मैनेजमेंट का क्वालिटी का मेथड है,
जिसके अंदर हम क्या करते हैं, चीजों को शॉर्ट करते हैं, छांटते हैं, उसको यूजफुल अपना अरेंज करते हैं उसकी उपयोगिता के आधार पर, फिर उसको लेबल करके रखते हैं और क्लीन करके रखते हैं। यही 3-4 चीजें हैं बस। 5S जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, शॉर्ट करते हैं, सेट करते हैं, शाइन करते हैं, स्टैंडर्ड करते हैं, सस्टेन करते हैं। शॉर्ट हम क्या करेंगे कि हम हर एक उपयोगी वस्तु को हमारे कार्य क्षेत्र में रखेंगे। आपका भले ही कार्य क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, फार्मेसी का अलग रहेगा, लैब का अलग रहेगा, नर्सिंग स्टेशन का अलग रहेगा, तो हर जगह का एक उसका कार्य क्षेत्र, जहां पर वो काम कर रहा है, जहां पर वो 8 घंटे 9 घंटे काम करने वाला है सामने वाला व्यक्ति, उस जगह पे जो जो उपयोगी वस्तुएं हैं आपको केवल वही रखना है, अनुपयोगी वस्तुओं को वहां से हटा देना है। केवल सवाल पूछने से नहीं होता है। यहाँ पर असेसर आता है, आपके कार्य क्षेत्र को देखेगा, और वहां पर अगर बिखरा पड़ा है, धूल लगी पड़ी है, तो फिर उसको आपको इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। वो सामने वाला आपसे पूछेगा आपने 5S याद तो कर लिए, लेकिन उसको करा तो है नहीं। मैं जो जाता हूं तो हमेशा ये पूछता हूं, आप मुझे करके दिखाओ, यहाँ पर 5S करके दिखाइए और आप इसको मेंटेन करिए। ठीक है, या अगर मैंने सवाल पूछा, सामने वाले व्यक्ति ने 5 के जवाब सही दे दिए, लेकिन उसमें फिर क्या रहेगा, मैं उनको ये बोलूंगा क्योंकि आपका अभी क्षेत्र मेंटेन नहीं था, मतलब आपने स्टैंडर्डाइज नहीं करके रखा है और सस्टेन नहीं करके रखा है, 2 चीजें नहीं करी है, इसलिए नंबर कट जाएंगे। तो कल सुबह सब लोगों को अपना अपना कार्य क्षेत्र में 5S मेंटेन करना है, शॉर्ट करना है। जो जो आपके काम की वस्तु है वही आपके टेबल पे रहेंगी, जो काम की नहीं है उसको वहां से हटा दीजिए। सेट करना है, किस तरह से सेट करना है कि हमारी उपयोगिता के अनुसार जो चीजें हमारे ज्यादा काम की वस्तुएं हैं वो हमारे पास में रखना है, जो चीजें हमारे काम की नहीं है उनको वहां से हटा देना है, कहीं दूर नहीं, दूर रखना है उसको। एक सेकंड, सॉरी। हाँ बोल। हाँ हाँ। तो दूसरा, पहला चीज सॉर्ट करना है, जो बताई दिया कि हर एक काम की वस्तु वहां रहेगी, जो बिना काम की वस्तु वहां से हटा देंगे। सेट करेंगे, उसकी उपयोगिता के आधार पर जो हमारे ज्यादा काम की वस्तु है उसको हम पास में रखेंगे, जो कम काम की वस्तु है उसको थोड़ा दूर रख देंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल लें, कोई सा भी वार्ड है, वहां पर एडमिशन रजिस्टर जो है वो बहुत काम करेगा, सबसे बार बार उसमें एडमिशन आएगा तो वहां पर एंट्री करना पड़ेगा, तो उसको आप पास में रखिए। लेकिन रिफर रजिस्टर जो रहेगा, दिन भर में एक आदि पेशेंट रिफर होगा या 2-3 होंगे, मतलब उसका कम उपयोग रहेगा, तो आप उसको थोड़ा दूर रख दीजिए, आपको जगह वहां पर नहीं है तो, है ना। तो तीसरा चीज क्या रहेगा, शाइन। शाइन में क्या रहेगा कि वहां पर आपका जो कार्य क्षेत्र है वो साफ सुथरा होना चाहिए, धूल वगैरह नहीं होना चाहिए, जंक नहीं होना चाहिए, ऑयल ग्रीस के निशान नहीं होना चाहिए, पेन के निशान नहीं होना चाहिए, तो वो क्लीन करके रखना है कुल मिला के। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या है कि ऊपर के 3S जो है उसको हमने हमारा नियम बना के रखा है, उसको हमारा एक स्टैंडर्ड बना के रखा है। हम लोग इस मिनिमम स्टैंडर्ड पे काम करते हैं, इससे नीचे पे काम नहीं करते। ठीक है, उस आगे और बताऊंगा इसमें क्या है। सस्टेन मतलब ये चीज हम डेली करते हैं, प्रति शिफ्ट में जैसे ही हम लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, ड्यूटी चार्ज लेते हैं, वैसे ही हम इसको डेली करते हैं, है ना। असेसमेंट वाले ही दिन अकेले नहीं करते हैं। इसके बाद में जैसे ये 5S का एक्सप्लेनेशन कैसे आप कर सकते हैं, शॉर्ट करना है, जहां पर आपको डाउट हो कि ये यार फालतू पड़ी हुई है चीज, उसको रेड टैग लगा के दूर रख दो। ठीक, जब काम आएगा तो उसको उठा लेंगे, हम यूज कर सकते हैं, अगर काम की नहीं है तो आप हटा दो उसको वहां से। सेट इन ऑर्डर, हर एक चीज का एक जगह होना चाहिए और वो वस्तु उसकी जगह पर ही रही होना चाहिए। हर एक चीज का एक आप वस्तु, मतलब हमें पता है कि हमारा एडमिशन रजिस्टर कहाँ रखा है और वो हमेशा वहीं रखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो हमने जगह तो फिक्स कर दी कि एडमिशन यहाँ रजिस्टर यहाँ रहेगा, लेकिन वो इधर उधर पड़ा है, वो चीज नहीं होना चाहिए। तो सेट इन ऑर्डर ये होता है, आपके काम की वस्तु आपके पास में रहेगी, जो कम काम की वस्तु है उसको दूर रख देंगे, जिससे आपका समय बचे। ठीक। तीसरा, शाइन, क्लीन एंड इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट थ्रू आउट द क्लीनिंग, मतलब आपको साफ सुथरा रखना है और सफाई का भी ध्यान देना है कि कितने अच्छे से हो भी रही है कि नहीं हो रही है। स्टैंडर्ड, जो मेकअप रूल, ऊपर वाले 3 हमने ये नियम बना के रखा है कि ये तीनों जो है हम करते हैं, डेली करते हैं, और इसको फोर्सफुली सबसे फॉलो करवाते हैं। सस्टेन, आपको इसको पार्ट बनाना है आपकी लाइफ का। आप जैसे ही ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, अपनी टेबल को सबसे पहले जमाइए, उसके बाद आप काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये 5S बहुत इजी सी चीज है। सर आप पूछना चाहें तो किसी एक से पूछ लीजिए। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये जितना सर ने एक्सप्लेन किया है, इसको आप बताइए, कौन बताएगा भाई? किसको पूरा याद हो गया? रानी, सर मैं बताऊं? कौन बताएगा? नाम बताइए। सर हर्षल। हाँ हाँ बताइए। बताइए, हर बात बताइए। वेरी गुड।
सबसे फर्स्ट वाला है सॉर्ट, मतलब जो चीज हमको जरूरी है वो चीज हमको रखना है हमारे कार्य क्षेत्र में, जरूरी नहीं है उसको हटा देना है, मतलब शॉर्ट लिस्ट कर लेना है सारी चीजों को कि कौन सी हमको नीडेड है कौन सी नहीं है। फिर वेरी सेकंड गुड। सेट ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर में हमको जो भी हमारा हमने सामान सॉर्ट कर लिया है उसको एक ऑर्डर में सिस्टमेटिकली अरेंज कर देना है। फिर ठीक है। थर्ड है हमारा शाइन। शाइन में हमको जो भी हमने सामान रखा हुआ है उसको प्रॉपरली नीट और क्लीन तरीके से रखना है, और ये मेंटेन करके रखना है सारी चीजों को, और इंस्पेक्शन भी करते रहना है कि वो जो सामान है जो चीजें हैं वो साफ है रह रही है या नहीं रह रही है। फिर ठीक है। फोर्थ वाला स्टैंडर्डाइज में हमें जो तीनों रूल बनाए हैं सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और शाइन, उनको मेंटेन करके रहना है। और जो हमारा स्टाफ है बाकी लोग हैं कलीग्स, उनसे भी कहना है कि वो ये सारी चीजों को फॉलो करें। फिर लास्ट ठीक। वाला है सस्टेन, जिसमें हमको ये हमारे सारे वर्क को हमारा लाइफ का एक पार्ट बनाना है, और जिससे कि हमारी हैबिट सेट हो जाएगी। जैसे ही हम ड्यूटी में एंटर करते हैं तो हमें सबसे पहले हमारी टेबल को सेट कर लेना है, और वैसे ही सारी चीजों को सेट करके रखना है और उसके बाद अपना वर्क स्टार्ट करना है। ठीक है, बहुत सही, वेरी गुड। अच्छा जवाब दिया आपने। मैं एक चीज यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा। आपने यहाँ बी वाले में जैसे सेकंड वाला जो था एस था, उसमें आपने कहा कि हमें उसको प्रॉपर तरीके से सेट करना है, ऑर्डर में सेट करना है। किस ऑर्डर में? सर जैसे कि अगर हमने मान लीजिए हमारी ट्रॉली में हम सेट करके रखते हैं कि यहाँ पे हमारी सिरिंजेस आएंगी, यहाँ हमारे कैन्यूला आएंगे, यहाँ पे ये नहीं नहीं चीज आएंगी, नहीं, तो ये यहाँ पर मैं टोकना चाहूंगा। ये होगा क्या, इसको हमारे यूज के अनुसार आपको जो ज्यादा यूज की वस्तुएं हैं उसको आपके पास रखना है, जहां कम यूज की वस्तुएं हैं उसको दूर रखना है। आपने अगर ये सेट कर दिया कि जो चीज केवल आपने सबकी जगह फिक्स कर दी, उसके बाद में हो सकता है कि वो आपने जगह जो ज्यादा यूज की वस्तु है उसको ही दूर रख दिया, तो दिक्कत होगी। यहाँ पर ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर हमेशा ये रहेगा कि जो हमारे ज्यादा यूज की वस्तु है वो हमारे पास रहेगी, जो कम यूज की वस्तु है उसको दूर रखना है, ये आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है। जी सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर अपन ने तीसरा बोला कि हर एक चीज की जगह फिक्स होना चाहिए। डस्टबिन की जगह फिक्स है, व्हील चेयर की जगह फिक्स है, सब पे नंबरिंग है। अगर यहाँ से एक भी व्हील चेयर गायब होगी तो हमें तत्काल नोटिफाई होगा कि एक 3 नंबर की चेयर कहाँ गई, तो उसको ढूंढ के ले आएंगे, तो हमारा काम इजी हो जाएगा। जैसे एम्प्टी सिलेंडर अलग रखे हुए हैं, फिल्ड सिलेंडर, ये फिल्ड सिलेंडर है, ये एम्प्टी सिलेंडर है, उनको अलग अलग रखा हुआ है। यहाँ से एक भी इधर जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि फील्ड सिलेंडर कम है, इसको फिर से भरवा लो। फिर ये हमारा जो भी वेस्ट में को ट्रांसपोर्ट करने की ट्रॉली है, उनकी जगह फिक्स होना चाहिए। अब अपन जैसे ये एक और एग्जांपल उसका रहता है, फैन पे नंबरिंग कर दीजिए और उसकी स्विच पे नंबरिंग कर दीजिए। एक व्यक्ति एक पंखा चलाने के लिए सारी स्विच को नहीं दबाएगा, तो बार बार क्या होता है, बार बार उसी को ऑन ऑफ करते रहते हैं। हमारे वार्ड में बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक पंखा चलाने के लिए पहले एक व्यक्ति सबको ऑन करेगा, फिर दूसरा उसको ऑफ करेगा, तो इसका दुरुपयोग हो, ये टूट जाएगा जल्दी। अगर आपने उसको मार्क कर दिया और यहाँ पे बड़े बड़े नंबर से वही नंबर लिख दिया, यहाँ पे जैसे F1 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर भी F1 बड़े बड़े अक्षरों से लिख दिया, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा वो देखेगा कि F1 है, वो F1 ही दबाएगा, अननेसेसरी सभी उनको नहीं छेड़ेगा। ये कुछ एग्जाम्पल 5S के हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। हर्बल गार्डन क्या है, ये अपन क्योंकि ये एक बार का कंप्लायंस है, एक बार में अपन हर्बल गार्डन बनाते हैं, उसमें ये सारे पौधे होना चाहिए, हर्बल जो औषधि है वो होना चाहिए, और इनके उपयोग भी वहां लिखा होना चाहिए कि कौन सी जो औषधि है वो किस उसमें यूज होती है। आगे बढ़ते हैं कि आपने कोई यूनिडायरेक्शनल पोछा किसको बोलते हैं। यहाँ दो चीजें आती है, एक तो जो अपना मॉप है उसका डायरेक्शन आप कैसे यूज कर रहे हो, तो उसका एक यूनिडायरेक्शन होता है, और एक यह यूनिडायरेक्शन क्या होता है, यदि हम वार्ड में किसी में पोछा लगा रहे हैं, ये हमारा वार्ड है, यहाँ बेड ऐसे लगे हुए, ये हमारा एंट्रेंस है, गेट यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे अंदरूनी भाग जहां पर लास्ट में, लास्ट की दीवार से शुरू करेंगे, बेड से, बेड के बीच में लाएंगे, इधर बेड से बीच में लाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा गंदगी को आगे लेके जाएंगे, फिर यहाँ से बीच में लाएंगे, फिर यहाँ बीच में लाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, फिर यहाँ से बीच में लाएंगे, फिर अगले बेड से बीच में लाएंगे, फिर आगे ले जाएंगे, और बेड के नीचे से भी साफ करेंगे। जब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बेड के नीचे से साफ नहीं करना है, केवल बीच से ही साफ करना है, ये नहीं बोल रहा हूँ। बेड को खिसका के यहाँ से बीच में ला सकते हैं, ठीक है। इस बेड को खिसकाया, उसके बाद यहाँ से गंदगी को बीच में लेके आए, इसको भी खिसकाया, फिर इधर से बीच में लाए, फिर यहाँ से निकाल के बाहर ले आए, और यहाँ से बाहर की तरफ में लेके चले गए। अगर इसी को उल्टा करोगे आप, यहाँ से पोछा शुरू करा तो आखिरी में गंदगी यहाँ फंस जाएगी, और आप साफ जगह पे फिर वापस से आ जाओगे, और पूरा का पूरा वापस से इन्फेक्शन हो जाएगा, जो आपकी सफाई का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल पोछा
को लगाने का वो तरीका होता है। पहली चीज ये है, वार्ड में आपको सबसे पहला जो लगाना शुरू करना है वो ड्राई मॉप से हम पूरा क्लीन करेंगे। ड्राई मॉप से क्लीन करने के बाद में 3 बकेट सिस्टम से आप इसको क्लीन करेंगे। ये सिंपल वार्ड का एक यूनिडायरेक्शनल पोछा लगाने का तरीका है। अगर असेसर आपसे पूछते हैं कि आप हमें करके बताइए, तो इस वाले पिक्चर को याद ध्यान में रखना, एकदम आखिरी वाले दीवार से शुरू करना, पहले बीच में लाना, फिर यहाँ से आगे बढ़ाना। अगर उनने कहा केवल कि पोछा कैसे लगाते हो, तो आप केवल ये बोल देना कि यूनिडायरेक्शनल पोछा लगाते हैं। फिर उनने कहा कि अगर यूनिडायरेक्शनल हमें समझाइए क्या मतलब होता है, तब फिर आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यही चीज अगर अपन, ये एक वीडियो मैंने डाला था लेकिन वो डिलीट हो गया। यही चीज अगर अपन ओटी या फिर लेबर टेबल या लेबर रूम के उसमें अगर यूज करें, माइनर ओटी मेजर ओटी में यूज करें, तो इसमें क्या है, यहाँ गेट यहाँ पर है, एंट्री यहाँ पर है, इसमें भी आखिरी कोने से शुरू करना है। सबसे पहला क्या करना है, हमें जो लेबर टेबल या फिर आपका ओटी टेबल है उससे दूर की तरफ में पोछा लगाना है। गंदगी को यहाँ से दूर दूर कर दिया। इसके बाद में सेकंड स्टेप क्या रहेगा, आखिरी कॉर्नर से शुरू करा, फिर इसको इधर दीवार की तरफ ले गए, फिर आखिरी कॉर्नर से शुरू करा, फिर यहाँ दीवार की तरफ ले गए, फिर यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर यहाँ से इधर लेके आए, यहाँ से आगे लेके आए, फिर इसको बीच में कर दिया, इस गंदगी को बीच में कर दिया, इसके बाद में इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया। ये यूनिडायरेक्शनल मॉपिंग का मेथड है। ओटी के लिए, लेबर रूम के लिए, या फिर माइनर ओटी के लिए, आईओटी के लिए, सारी ओटी के लिए यही एक तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन कौन सा वाला कहां पर यूज करना होता है, ये एक हमेशा सवाल पूछा जाता है। देखो, सिंपल याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, केवल एक याद रख, दो याद रख लो। 10% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन लार्ज स्पिल में यूज होता है, उसके अलावा कहीं यूज नहीं होता। 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन इक्विपमेंट, जो अपने सफाई के इक्विपमेंट है, जैसे पोछा हो गया या फिर आपके हैवी ड्यूटी ग्लव्स हो गए, उनको क्लीन करने के काम आता है, बाकी कहीं काम नहीं आता। हर जगह आप 1% बोल देना आंख बंद करके, कोई टेंशन नहीं, 99% सही हो जाएगा। एक आध परसेंट हो सकता है कि कोई, अपन ने जनरल एक याद करने के लिए तरीका बनाया है, पूरा का पूरा नियम नहीं है, हो सकता है कहीं ना कहीं 0.5% यूज होता हो। ये जस्ट याद करने के लिए है कि जो नहीं समझ में आए ना, उसको 1% बोल देना, 99% सही हो जाएगा। केवल दो याद रखना है, 10% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन लिक्विड वाला हम कहाँ यूज करेंगे, लार्ज बॉडी फ्लूइड स्पिल मैनेजमेंट में, लार्ज स्पिल में जो 10 ml से ज्यादा हो। और 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन कहाँ यूज करेंगे, जहां पर हमें क्लीनिंग के इक्विपमेंट को साफ करना हो, 3 बकेट मॉपिंग वाली ट्रॉली को साफ करना हो, या मॉप को साफ करना हो, पोछे को साफ करना हो, या हैवी ड्यूटी ग्लव्स को साफ करना हो, वहां पर 0.5% यूज होगा, बाकी सब जगह 1% यूज होगा। ठीक है, अगला कैसे बनाते हैं, तो कैसे बनाने के लिए ये आपको दो तरीके से अपने यहाँ पर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बनता है, या क्लोरीन सॉल्यूशन या ब्लीचिंग सॉल्यूशन बनता है। कैसे बनता है, या तो आपको 5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में दिया होगा, जो एक बॉटल में होगा, उसके ऊपर लिखा होगा 4% से 6% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, उससे बोलेंगे कि आप 1% बना के दिखाओ, या 2% बना के दिखाओ, या 0.5% बना के दिखाओ। ठीक, या फिर आपको 10% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का बॉटल दिया होगा, उसमें लिखा होगा 9 to 11% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, उससे बोलेगा उससे बोलेगा कि आप 0.5% बना के दिखाओ, या 1% बना के दिखाओ, या 2% बना के दिखाओ। तो सिंपल एक तरीका है, यदि 5% से बनाने का बोला, यदि 5% से आपको बनाने का बोल रहा है, तो जितना आपको चाहिए उसमें 200 का इंटू करना है, जिससे कि आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का अमाउंट मिल जाएगा। यदि हम 5 से ही केवल ये याद करेंगे, 5% से आप बना रहे हैं, तो जितना रिक्वायरमेंट है उसमें 200 का इंटू कर देना, तो आपको जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का अमाउंट है, कितना ml मिलाना है, वो आपको मिल जाएगा, बाकी पानी डाल देना। जैसे एग्जांपल ले, 5% से मुझे 2% बनाना है, तो 2% में मैं 200 का इंटू करूंगा, तो यहाँ 400 आ गया, 400 आ गया, 400 ml सॉल्यूशन हमें मिलाना है, किसका, ये 5% का, और बाकी सारा का सारिया अपने को पानी डाल देना, यानी 600 ml। सेम चीज 5% से अगर आपको 1% बनाना है, तो 200 का 1% में इंटू करेंगे, और 200 ml आपका यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, और 800 ml आपका यहाँ पर पानी मिला दो। फिर 0.5 से 5% से 0.5% सॉल्यूशन आपको बनाना है, इसमें 200 का इंटू करेंगे, तो 100 ml आपको सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, 900 ml पानी मिला दो। ठीक, सेम यही चीज अगर अपन 10% से बना रहे हैं, तो
100 से इंटू करेंगे, ठीक है। 5% इतना याद रख लो कि 5% से जब हमें बनाना होगा तो रिक्वायर क्वांटिटी जो भी बोल रहा है असेसर कि वो बोलेगा 5% से आप 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन कैसे बनाते हो, तो हमें जो रिक्वायर क्वालिटी है उसमें आपको परसेंट है, उसमें आपको 200 का इंटू करना है। अब सेम चलो चीज एक अगर अपन 10, परमार सर, हाँ सर, एक पूछ लेते हैं, कोई भी एक स्टाफ बताओ कि अगर आपको 0.5% से बनाना है तो क्या करोगे, कितना ml क्या क्या मिलाओगे, कौन बताएगा? गुड इवनिंग सर। सर मैं बता रही हूँ। हाँ बताइए। सर देखिए यदि 5% वाला हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन मिलता है और यदि 0.5% बनाना है तो 100 ml अपन लिक्विड लेंगे और 900 ml वाटर लेंगे। वेरी गुड। अगर देखो ये मैंने इसलिए टीम पे भी डाल दिया, अगर आपको लग रहा है याद नहीं हो रहा है, भैया इसका अपना कॉपी में बना के रख लो, देख के 2-3 बार याद कर लेना, याद हो जाए, ठीक है देखो ना? जो तरीका बनाया ये मेरे को इजी लगता है, ये हो सकता है आपको कठिन लग रहा हो, आप अपने अनुसार बना तो दीजिए। मैं एक फार्मूला भी बता दूंगा आगे जो मैंने बना, ये आपने जो हम लोगों ने। परमार सर बताया बहुत अच्छा है, इसको ये सब जगह लगवा देते हैं, कल 2-3 दिन में सबको याद हो जाएगा धीरे धीरे और सेम करने इसमें लगेंगे। ये 200 का इंटू करके अपन सामने लगा देंगे ना, तो रिक्वायर क्वांटिटी में 200 का इंटू करोगे तो आपको जो सॉल्यूशन का कितना लेना है वो आपको मिल जाएगा। सेम अच्छा चीज 10% से बनाना है। अपने यहाँ पाउडर कौन सा है? अपने यहाँ 33% वाला पाउडर है सर, ये 30% वाला पाउडर आता है अपने यहाँ पे, और हाँ 33 से सिंपल याद रखेंगे अपन, ये बाकी 20% और 25% वाले अपने यहाँ नहीं आते हैं, तो हम ये याद भी नहीं करेंगे। पाउडर 33% वाला ही है, जो उसमें लिखा होता है 30% से 35% आता है, 33 एवरेज मानते हैं, तो 33% वाला है। अगर पाउडर से हम बना रहे हैं, ये तो हमने ऊपर देखा काहे का कि लिक्विड से कैसे बना रहे हैं, ठीक है। अगर लिक्विड से बना रहे हैं तो हम लोग ये बताएंगे कि 10% से अगर 5.5% बना रहे हैं तो 100 इंटू कर दो, 50 ml आपको सॉल्यूशन लेना है, बाकी पानी। फिर 10% से 1% बनाना है, 100 से इंटू कर दो, 100 ml आपको सॉल्यूशन, बाकी पानी। फिर 10% से 2% बनाना है तो 100 से इंटू करा 200 आपका सॉल्यूशन लेना है, 800 ग्राम पानी, 800 ml पानी लेना है। सेम चीज अगर आपको पाउडर से बना रहे हैं तो हमारे यहाँ पर केवल 33% वाला पाउडर उपलब्ध है। 1% बनाने के लिए 33 ग्राम पाउडर मिला देना है 1 लीटर के सॉल्यूशन में। 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी में 33 ग्राम आपको पाउडर मिला देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1% सॉल्यूशन मिल जाएगा। वही चीज आपको 0.5% करना है तो उसका 33 का आधा लगभग 17.5 होता है, तो हम 17 एवरेज मान लेंगे, ठीक है, 17 मान लेंगे उसको। 0.5% बनाना है तो 17 ग्राम डालेंगे, और 1% बनाना है तो 33 डालेंगे। इसके आगे का याद मत करो। 1% एक बना लिया, अगर वो बोलेगा सेम चीज को उसका इंटू करते जाएंगे, 2% का बोला तो 33 से डबल कर देंगे। 5% बोलेगा ही नहीं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, 10% जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर इसी को क्वांटिटी बनाना है, मुझे 1 लीटर नहीं बनाना है, उसको 2 लीटर बनाना है, तो 1-1 लीटर 2 बार बना के रख दो। 1 लीटर का पहले 1 लीटर पानी डाला, 33 ग्राम पाउडर डाल दिया, फिर 1 लीटर और पानी डाल दिया, 33 ग्राम और पाउडर डाल दिया, तो ये चीज 2 लीटर हो जाएगी, ठीक है। चलो 3 मेरे लीटर हिसाब से बनाना, इसमें कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। परमार सर, हाँ तीन सर, 3 लीटर बनाना पाउडर से, कौन बताएगा कैसे बनेगा? बताइए कौन बताएगा 3 लीटर पाउडर से, कोई भी बताओ। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अगर 3 लीटर हमें बनाना है तो सर अगर 0.5 बनाना है हमें तो हम 17 ग्राम लेंगे सर 3 बार। 17 ग्राम 17 ग्राम 17 ग्राम को 1-1 लीटर में सर ऐड करते जाएंगे तो सर वो 3 लीटर में बन जाएगा अपना। 17 17 दूनी 34 17 3 51 51 ग्राम हो जाएगा सर। नहीं, अपन ठीक, कितना परसेंट बनाना चाह रहे थे, 0.5 या फिर अगर 1%? 0.5 बना रहे हैं सर तो जी ठीक है, बिल्कुल 17 ग्राम लेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पानी कितना लोगे, पानी कितना? सर पानी 1 लीटर ही लेंगे सर। 1 लीटर में सर 17 ग्राम मिला देंगे 0.5 के लिए। सर तो फिर वैसे ही अगर हमें 3 लीटर बनाना है तो सर हम 3 बार कर लेंगे इसे। हाँ, तो 3 लीटर पानी में कितना मिलाया कायदे से? सर 0.5 अगर बनाएंगे तो 17 मतलब 63 लेंगे सर। हाँ 17 51 ग्राम सर। 51 ग्राम, ठीक है परमार सर, जवाब सही है। हाँ एकदम सही है सर। बस ऐसे सबको समझ आना चाहिए, ठीक है सर, नेक्स्ट ठीक करिए है, भाई। आगे बढ़ते ठीक, हैं। अब जैसे यहीं पर अपन ने उसी को दूसरी तरह से एक याद किया कि जितना मत करो परसेंट सर, आपको कंफ्यूज चाहिए, हो जाओ, इतना पर्याप्त है कंफ्यूज हो इनके जाएंगे, लिए। रहने दे, ठीक है। उतना वाला, एग्जाम, ये वाला सफिशिएंट है, देखो इसको याद कर लिया एग्जाम, हो जाएगा। एग्जाम की रात कत्ल की रात रहती है, उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ो ज्यादा आउटपुट दो। ठीक 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 ठीक।
पहला वाला ठीक है सही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में क्या क्या अंतर होता है, तो इसके लिए ये अपने यहाँ पे सबसे पहले तो डिसइंफेक्टेंट क्या क्या यूज हो सकते हैं। अकेला अपन ने हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन सुना है, अकेला हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन नहीं होता है, अल्कोहल बेस हैंड्रप भी होता है, आइडोफॉर भी होता है, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड भी यूज होते हैं, या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी हो सकता है, फिनॉल भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। ये सारी चीजें केवल एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकता है। तो जस्ट हमारे यहाँ पे कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट या स्टरलाइजेशन के लिए यूज हो सकते हैं, तो वो कोई भी चीज हो सकता है। अकेला हमें हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन पे ही कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, करना है जो अभी अपन देखो 3 मिनट सिस्टम आएंगे उस समय मैं बताऊंगा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं, अभी अपने पास जो अवेलेबल है सोप है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और क्लोरीन फिर ये सॉल्यूशन। अपने पास क्लोरीन सॉल्यूशन, मतलब ये हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है। फिनॉल भी आता है अपने पास सर, फिनाइल भी आता है, फिनाइल आता है, फिनॉल हाँ, भी, फिनॉल ओटी में फिनॉल भी रहेगा, और है ना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल स्प्रेड, हाँ 4 चीज तो आई थी। हाँ तो ये कम से कम 4 तो सबको बताना ही बताना है। ठीक है ठीक है आगे सर। बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये चीज कभी मैं तो हमेशा पूछता हूँ, एंटीसेप्टिक क्या होता है, डिकंटामिनेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है और स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, इसमें अंतर कोई भी पूछ सकता है। तो ऐसा कोई भी केमिकल एजेंट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देता है लेकिन हमारी स्किन को कोई नहीं नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसको हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे क्लोरहेक्सिडिन कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है, एक बार पढ़ लेते हैं। केमिकल एजेंट यूज टू स्किन और म्यूकोसा, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में यूज करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कम कर देगा लेकिन हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश होता है हमारे यहाँ पर, या सेवलॉन होता है, या फिर बीटाडीन होता है, या डेटॉल होता है, ये सारे के सारे हमारे क्या है कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। तो हम कोई भी प्रोसीजर करने से पहले जो स्किन से यूज के से कांटेक्ट में ला सकते हैं उसको हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कहते हैं। डीकंटामिनेशन क्या क्या किसको कहते हैं, या डीकंटामिनेशन एजेंट किसको कहते हैं, ये डीकंटामिनेशन वाले जो एजेंट जो होता है वो रिड्यूस कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या को, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं करता है। जैसे 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में हम इंस्ट्रूमेंट को डुबोते हैं, जो जब अपन इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग अपन देखते हैं तो सबसे पहले उसको क्या लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट को 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डाल देते हैं, उसको डीकंटामिनेशन कहते हैं। अब डिसइंफेक्शन किसको कहते हैं, डिसइंफेक्शन 2 तरीके के होते हैं, हाई लेवल डिसइंफेक्शन होता है या लो लेवल डिसइंफेक्शन होता है। डिसइंफेक्टेंट होता क्या है, एक केमिकल एजेंट होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को को किल करने के या फिर वहां से पूरी तरह से मारने के काम आता है, और ये इंस्ट्रूमेंट पे भी यूज हो सकता है और सरफेस पे भी यूज होता है। अब इसमें क्या क्या अंतर है, हाई लेवल डिसइंफेक्शन और लो लेवल डिसइंफेक्शन। हाई लेवल डिसइंफेक्शन किसको कहते हैं, ये बैक्टीरिया को मार देगा, वायरस को मार देगा, फंगस को मार देगा, सब चीज को मार देगा लेकिन एंडोस्पोर को नहीं मार पाएगा। सारे के सारे एंडोस्पोर को, बैक्टीरियल एंडोस्पोर को नहीं मारेगा, इसको हाई लेवल डिसइंफेक्शन कहेंगे। इसमें कुछ जो अपने क्लोस्ट्रीडियम के है या टीबी के जो बैक्टीरिया है उनका एंडोस्पोर इससे नहीं मरता है। हाई लेवल डिसइंफेक्शन सब प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा एक्सेप्ट एंडोस्पोर या स्पोर्स, आप स्पोर भी बोलोगे तो ही चल जाएगा, स्पोर को नहीं मार पाएगा, उसको हाई लेवल डिसइंफेक्शन बोलेंगे। लो लेवल डिसइंफेक्शन किसको बोलेंगे, ये भी सारे के सारे बैक्टीरिया और इन सबको मार देगा, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो रेसिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो इससे नहीं मरते। जैसे टीवी कॉजिंग बैक्टीरिया नहीं मरेगा, और एंडोस्पोर तो वैसे भी नहीं मरेगा क्योंकि जो एंडोस्पोर हाई लेवल डिसइंफेक्शन से नहीं मर रहा था वो लो लेवल डिसइंफेक्शन से कैसे मर जाएगा। तो कुछ बैक्टीरिया रेसिस्टेंट वाले वो लो लेवल डिसइंफेक्शन से नहीं मरते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, हाई लेवल डिसइंफेक्शन किसको से करते हैं, साइडेक्स या ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन में आपने 20 मिनट के लिए आपको डाल के रखा किसी चीज को, तो उसको आप क्या कहेंगे, लो लेवल डिसइंफेक्शन, हाई लेवल डिसइंफेक्शन। कौन जवाब देगा, पहली भी क्लास ले चुका हूं इसकी। सुदामा, एसएनसी वाले बताओ इसका जवाब। एचडीएल तुम लोग यूज कर रहे हो। एसएनसी स्टाफ कोई भी बताओ। जी सर। ग्लूटाल्डिहाइड, मेरा सवाल था कि ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन में यदि किसी इंस्ट्रूमेंट को 20 मिनट तक डालेंगे तो उसको हाई लेवल डिसइंफेक्शन कहेंगे या लो लेवल डिसइंफेक्शन कहेंगे या स्टेरिलाइजेशन कहेंगे। सर ये डिसइंफेक्टेड रहता है जो 20 मिनट तक डालते हैं सर उसको। तो हाई लेवल, देखो हाँ हाई लो लेवल या लेवल। लो लेवल। सर अच्छा लो लेवल का हाई रहता है। लेवल किसको कहेंगे,
सर हाई लेवल जो 4 से 6 तक स्टेलाइज होता है। 4 से 6 क्या Sterilization। आवर? हावर्स जी सर, स्टेलाइज होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो 20 मिनट तक आप डालते हो ना तो उसको हाई लेवल डिसइंफेक्शन कहते हैं। 20 मिनट से कम करा तो लो लेवल आएगा। 10 घंटे तक उसको उसी में डला रहने दिया तो इक्विवेलेंट टू ऑटोक्लेव आ जाएगा। ये देखो यहाँ हाँ, दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है, साइडेक्स फॉर 10 आवर, जी सर। है ना? देखो, अब जी इसमें सर। सुबह ये भी देख लो, जो FBNC की गाइडलाइन है, अगर आपने HDL 10 मिनट और 20 मिनट और 6 से 10 घंटे, 3 चीजें, 10 हाँ मिनट वाला जो है वो LDL है, अगर 20 मिनट हो गए तो HDL है, ठीक है, हाँ, HLD सॉरी। और अगर 6 से, जैसे इसमें 10 आवर्स लिखा है, तो FBNC की गाइडलाइन कहती है 4 to 6 आवर। तो वो तो जवाब याद रखो, इक्विवेलेंट तुमको ही टू गलत कराते हैं। स्टेलाइजेशन। अपन फिर से इसको देख लेते हैं। लो लेवल डिसइंफेक्शन किसको कहेंगे? 20 मिनट से कम, याद रख लो। 20 मिनट से कम कितना भी रहेगा, 20 मिनट से कम इजी रहेगा याद करने के लिए। 20 हाँ, मिनट से कम डाला तो लो लेवल डिसइंफेक्शन होगा, 20 मिनट से ज्यादा डाला तो हाई लेवल डिसइंफेक्शन होगा। यही चीज आपने 6 से 10 घंटे तक उसी में डली रहने दी तो इक्विवेलेंट टू ऑटोक्लेविंग हो जाएगा। ठीक है, स्टेलाइजेशन। ये इजी रहेगा याद जी करने में। सर। फिर अब लो लेवल डिसइंफेक्शन और भी चीजों से कर सकते हैं, जैसे फिनॉल से कर सकते हैं या कार्बोलिक एसिड से कर सकते हैं। कार्बोलिक एसिड अपने अस्पताल में कहाँ यूज होता है? OT वाले सर बताओ भाई। लेबर रूम में। लेबर ओटी, लेबर में। ओटी OT के टॉप को, जो ओटी टेबल होती है उसके टॉप को अपने को क्लीन करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो है कि मेरे नहीं हिसाब OT? से संगीता, आप क्या है कि नहीं भाई कार्बोलिक एसिड? है सर, है। हाँ ठीक है, अपने OT स्टाफ को सबको याद करा देना कैसे यूज होता है। इसके बाद जी में सर। अगर किसी चीज को 20 मिनट तक आपने बॉईल कर लिया तो वो भी हाई लेवल डिसइंफेक्शन के इक्विवेलेंट होता है। ये मैं अभी अगले स्लाइड में बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि डिसइंफेक्टेंट कितने प्रकार के होते हैं। हाई लेवल डिसइंफेक्शन होता है, लो लेवल डिसइंफेक्शन होता है। और हाई लेवल डिसइंफेक्शन में कुछ स्पोर नहीं मरते हैं, लो लेवल डिसइंफेक्शन में कुछ बैक्टीरिया और स्पोर नहीं मरते हैं, बाकी सारे के सारे इसमें किल हो जाते हैं। कैसे करते चलो, हैं? हाई लेवल डिसइंफेक्शन साइडेक्स या ग्लूटाल्डिहाइड से करते हैं। लो लेवल डिसइंफेक्शन कार्बोलिक एसिड वगैरह से कर सकते हैं। ठीक है, कौन जवाब देगा भाई इसका? एंटीसेप्टिक, डिकंटामिनेशन, डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइजेशन में क्या डिफरेंस? एक एक लाइन में डिफरेंस बता दो, कौन बताएगा? लेबर रूम से कोई बता दो। सर लेबर रूम, एंटीसेप्टिक। गुड लेबर, इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बताइए। सर एंटीसेप्टिक जो एक सॉल्यूशन रहता है जिससे कि हमारी बॉडी को स्किन वगैरह पे जब हम यूज करते हैं तो वो माइक्रो बैक्टीरिया या जो भी फंगस वगैरह है उससे उनको किल करता है, पर हमारी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं सुनो, पहुंचाता। देखो, और बैक्टीरिया डिकंटामिनेशन में जो बेटा सुनो, इसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, बैक्टीरिया फंगस नहीं, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है आगे सर। बताइए। डिकंटामिनेशन और क्या है? डिकंटामिनेशन में हम जो उसके माइक्रो को पूरी तरीके मतलब उसको कुछ हद तक ही उसको कम कर सकते हैं हम्म उसमें डिकंटामिनेशन करके। और डिसइंफेक्शन डिफरेंट में जो रहता है हम दो टेक्निक यूज करते हैं, एचएल लेवल डिसइंफेक्टेंट, लो एल LID लो LL लेवल डिसइंफेक्टेंट। HLD जो है सर हम हम्म, एल्डिहाइड करते हैं अगर वगैरह शार्प इंस्ट्रूमेंट है उनको हम साइडेक्स में डालते हैं तो हम यदि 20 मिनट तक उसको डाल के हम उसको रीयूज कर सकते हैं। उससे वो HLD होती है। और 20 मिनट और 20 मिनट से थोड़े से ज्यादा भी 4 से 6 घंटे रहेंगे तो वो HLD में आती है। लो लेवल और डिसइंफेक्शन में है जो सर हमारा फिनाइल आता है, कार्बोलिक एसिड जो आता है उसका हम यूज करते हैं, जो कि हम लेबर टेबल में डिलीवरी होने के बाद में उसको क्लीन करवाने के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद स्टरलाइजेशन जो रहता है सर, ये सब चीज है। डिसइंफेक्टेंट में जो है माइक्रो बैक्टीरिया और वायरस किल होते हैं, लेकिन एंडोस्पोर पूरी तरीके से किल नहीं होते हैं। लेकिन स्टरलाइजेशन में जो हम करते हैं उसका ऑटोक्लेव करते हैं जिसमें बैक्टीरिया, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके साथ साथ हमारे पूरे उसको भी हो जाते हैं ठीक, जिसमें वेरी हम गुड। ठीक है परमार सर, अगली स्लाइड करिए।
ठीक है। अब एक चीज और बच गई सर इसमें, स्टरलाइजेशन में हर एक चीज मर जाती है, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स हैं, सब चीज किल हो जाती है, सब एलिमिनेट हो जाते हैं। ये कैसे करते हैं? ऑटोक्लेविंग दो चीजों से कर सकते हैं स्टरलाइजेशन, या तो ऑटोक्लेव कर लो या ड्राई हीट कर लो, या फिर साइडेक्स सॉल्यूशन से 10 घंटे तक आप डुबो के रख दो, तो वो भी इक्विवेलेंट टू स्टरलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है। ऑटोक्लेविंग, स्टरलाइजेशन। अब ऑटोक्लेव का प्रोसेस पूछ सकते हैं, तो वो आगे अपन देखेंगे इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग में। यहां अपन ने डिफरेंस देख लिया। अगला 3 बकेट सिस्टम, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कायाकल्प के लिए, आपसे 101% पूछेगा, कल पूछेंगे ही पूछेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, 3 बाल्टियां होती है। सबसे पहले मैं एक बार बेसिक बता देता हूँ, यहाँ 3 बाल्टियां होती है, फिर कंफ्यूजन क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। 3 बाल्टियां होती है, उसमें एक में सर्फ का पानी होता है, दूसरे में सादा पानी होता है, तीसरे में कोई भी डिसइंफेक्टेंट, जैसे कि हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हो सकता है, या फिनाइल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। कोई भी डिसइंफेक्टेंट आप बोलेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। अब जो पोंछा लगाना है, सबसे पहले हमें अंदर वाली दीवार से लगाना है, ये गेट बंद है इसलिए हम यहाँ से लगा रहे हैं। आखिरी यूनिडायरेक्शनल फ्लो भी लगाना है ना। और कोई भी अपना सफाई कर्मी का ड्रेस रहेगा वो ऐसा रहेगा, पूरा गमबूट है, ग्लव्स पहने हैं, मास्क है, कैप है। अक्सर ये कमी होती है, अक्सर हमने देखा है कि जहां भी पीपीटी बनाते हैं उसमें सफाई कर्मी पोछा लगाते तो दिखते हैं, लेकिन ग्लव्स और ये सब नहीं पहना होता। ठीक। और सही अब में भी सबसे नहीं, पहली चीज, हाँ सर, सही में भी नहीं पहनते हैं, वो भी देखना वो है तो कल। सही में आदत ही नहीं होती ना सर, वो डेली रूटीन में लाना ही पड़ेगा। सभी इंचार्ज को इशू करवा दिया, कल सब लोग रहे, ये तो इंचार्ज ध्यान रखे। सर इसमें एक चीज और बता दो, बाल्टी में जो ये लोग गलती करते हैं कि पोंछा उठा के पहले किस बाल्टी में डालना मैं फिर सब किस। बता रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ सर। आपने को शुरू करना है आखिरी कोने से। सबसे पहले सर्फ के पानी से अपने को पोंछा लगाना है। सर्फ के पानी से आपको यहाँ से यूनिडायरेक्शनल फ्लो में पोंछा लगाएंगे, पूरा का पूरा ड्राई कर देंगे। अब सेकंड वाली बाल्टी जो है वो केवल और केवल पोंछे को धोने के लिए, उससे पोंछा नहीं लगाना है। पहला पोंछा हमने लगा दिया सर्फ के पानी से, वो इसलिए लगाया है क्योंकि कोई भी ऑयली मटेरियल है, कुछ भी है, तो जो सर्फ होता है उसमें फैट डिसॉल्विंग मटेरियल होता है, वहां से पूरा क्लीन कर देगा, सरफेस टेंशन हटा देगा, सारी की सारी गंदगी को पूरा क्लीन करवा देगा। ठीक। पहले सर्फ के पानी से पोछा लगाया, उसके बाद में उसको सूखने दिया। और यहाँ पे पोछे को क्या किया, हमारा हम पोछा गंदा हो गया ना, देखो पूरा ब्लैक हो गया। अब ये ब्लैक हो गया तो इसको क्या करेंगे, ये साफ वाली पानी की बाल्टी में इसको डिप करा और खंगाल दिया, इससे साफ कर दिया, और उसके बाद उसको निचोड़ दिया, इसी में निचोड़ दिया। ठीक है, स्क्वीज कर दिया, जिससे कि पूरा का पूरा ये हमारा पोछा जो है, जो भी गंदगी इकट्ठी करके लाया है, वो हमारी इस साफ पानी वाली बाल्टी में आ गई है। अब इसकी पानी की बाल्टी को चेंज करना होता है, इन दोनों को अभी चेंज नहीं करना है। ये जब पूरा ब्लैक हो जाएगा, या फिर 100 स्क्वायर मीटर कुछ तो भी बोलते हैं वो, ठीक है, आप अपने अनुसार, क्या है, ज्यादा उपयोग वाली जैसे ओपीडी वगैरह है, वहां ज्यादा जल्दी जल्दी गंदा होगा तो इसके पानी को जल्दी चेंज करना पड़ सकता है। कुछ बहुत ज्यादा जगह जहाँ पे लोगों का आना जाना कम है, गंदगी ज्यादा कम होती है, तो वहां पर वो थोड़े देर बाद चेंज करना पड़ सकता है। आप नियम ये याद रख लो कि ब्लैक हो जाता है तो हम चेंज कर देते हैं। पहली चीज हमने बोली कि पहला पोंछा लगेगा डिटर्जेंट के पानी से। यहाँ से पहले पोंछा लगा दिया, उसके बाद में पोछा लगा के यहाँ खड़े हो गए, इसको हमने पोछे को इससे वॉश करके धुल लिया, स्क्वीज कर दिया। अब तब तक ये एरिया जो है वो सूख गया होगा, ड्राई हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले जो फिनाइल डिसइंफेक्टेंट है हमारा, उस डिसइंफेक्टेंट से सेम जगह पे वापस से पोछा लगाएंगे जहां पर हमने सर्फ के पानी से पोछा लगाया था। यहाँ पे अलग अलग सवाल होते हैं लोगों के, लोग बोलते हैं कि कुछ कि सर यहाँ 3 बार पोछा लगना चाहिए, 2 बार लगना चाहिए, 4 बार लगना चाहिए, पता नहीं काय काय से बोलते हैं। कुछ बोलेंगे कि यहाँ पे आपने सर्फ के पानी से पोछा लगाया तो लो और स्लिपरी हो जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन नहीं, ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये आपकी चेकलिस्ट का B8.1 पॉइंट निकाल लेना, उसमें साफ लिखा है। क्योंकि यहाँ पर जो स्वच्छता गाइडलाइन है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए यहाँ पर एकदम क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति पढ़ सकता है, कोई भी अपना माइक को ऑन करके पढ़ लीजिए, या फिर मैं पढ़ देता हूँ। चेक इफ क्लीनिंग स्टाफ यूज 3 बकेट सिस्टम। यहाँ पर देखना है, फर्स्ट मॉप द एरिया विद द वार्म वाटर एंड डिटर्जेंट सॉल्यूशन, मतलब गुनगुने पानी में सर्फ के पानी से हमें पहला पोंछा लगाना है। आफ्टर मोपिंग द क्लीन द मॉप इन द प्लेन वाटर एंड स्क्वीज इट।
फिर हमें जब पोछा लगा दिया सर्फ के पानी से, इसके बाद में हमें साफ वाले पानी में मॉप को डुबोना है और उसके बाद में उसको निचोड़ना है। फिर रिपीट दिस प्रोसीजर फॉर द रिमेनिंग एरिया, पूरे एरिया तक आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है। जब आपका पूरा एरिया हो जाए, पूरा कमरा हो जाए या आधा हो जाए, कोई भी एरिया फिक्स कर लो। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा वार्ड आपका बहुत बड़ा है तो पूरे वार्ड में पोछा लगाने के बाद में अगला स्टेप में ही मैं आऊंगा। उसमें आधा आधा कर सकते हैं कि आधा वार्ड जब हमारा हो गया, साबुन के पानी से लग गया पोछा, जब आपका मॉप गंदा हो गया, काला काला दिखने लग गया, तो उसको साफ पानी में हमने खंगाल लिया। इसके बाद में उस वाले एरिया को, जो वाला एरिया हमने ऊपर साबुन के पानी से या सर्फ के पानी से ऊपर मॉप किया था, उसी वाले एरिया को मॉप द एरिया अगेन यूजिंग सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन 1% आफ्टर ड्राइंग द एरिया। ऊपर वाले एरिया को सूखने के बाद में आपको इससे लगाना है। तो कोई भी आके कुछ भी कहे, कैसा भी बताए, आप ये चेकलिस्ट सबके पास होती है, इसी चेकलिस्ट से असेसमेंट होना है। B8.1 दिखा देना, उसके सामने बोल देना हमने यहाँ से पढ़ा है और हम यही फॉलो करते हैं। गलत नहीं है, 101% सही है। आपको 2 बार पोछा लगाना है, एक लगवाना है, एक बार सर्फ के पानी से लगवाना है, फिर उस पोछे को साफ पानी में धुलना है, उसके बाद में उसको सूखने देना। वो जो एरिया है जहां गीला हो गया था, पूरा पोछा लगाया है, उस एरिया को ड्राई होने देना है। उसके बाद में आपको उसी एरिया को सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन या फिर आप कोई भी एक डिसइंफेक्टेंट से पोछा लगवाना है। तो कुल मिला के 2 बार ही पोछा लगाएंगे। ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं, बताओ भैया, इसको रिपीट करो एक बार। सबको डाउट होता है, हर बार लोग गलत बताते हैं। ये सर पूरी जगह कंफ्यूजन है, मैं सब जगह यही चेकलिस्ट दिखा देते हैं। आपके हाथ में चेकलिस्ट है, आप उसको खोल के पढ़ लीजिए। बता दो भाई, कौन बताएगा पूछेगा, एक बार फिर से बता दो। गुड इवनिंग को- सर। हाँ सर बताइए, हाँ सर बताइए। ठीक है, बताओ। सर 3 बकेट सिस्टम पोछा लगाने के लिए यूज करते हैं अपन। सर इसमें 3 बकेट होती है। फर्स्ट में सर सोप वाटर लेते हैं, और सेकंड में सर प्लेन वाटर लेते हैं, और थर्ड में सर फिनाइल या जो भी अपने पास में डिटर्जेंट है वो लेते हैं। नहीं, बस डिसइंफेक्टेंट, क्या लोगे भाई? फिनाइल या सर 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। हाँ, हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन लोगे, है ना? फर्स्ट में ठीक है। सर को साबुन वाले पानी में डीप करना है। उसके बाद सर एक ही डायरेक्शन में पोछा लगाना है, और जब पोछा गंदा हो जाए तब उसे प्लेन वाटर में साफ करके फिर जो सेकंड वाला थर्ड वाला जो बकेट में पानी भरा हुआ डिटर्जेंट वाटर उसमें लेना है, उससे फिर क्लीन करना है एक ही यूनि डायरेक्शनल मेथड में। ये कहाँ से पढ़ लिया आपने भैया? यार सब गलत सलत बता रही हो। कहाँ से पढ़ा है रानी? कहाँ से पढ़ा है? क्या जवाब दोगी इस सवाल का अगर एग्जामिनर ने पूछा कि जो भी बता रहे हो गलत सलत बता रहे हो? ऐसा तो नहीं लगता पहुंचा। कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप करो। आपने जो बताओ बोला कौन सा 2 जवाब। बार पोछा लगाया, सही बताया। बोलो कहाँ से पढ़ा? कायाकल्प की, ये जो सॉरी, हाँ, कायाकल्प की चेकलिस्ट से पढ़ा। जवाब तुमको दे। B8.1 के सामने लिखा है। अरे तो फिर ये बताने का मतलब ही क्या निकला? जैसे बात ही कोई होगी। क्या जवाब नहीं, दोगी रानी? रानी, अच्छा पहले तो ये बताओ, आपने सही बताया कि गलत बताया? सर गलत बता दिया। नहीं, सही बताया है। सही भगवान। बताया है, पूरा सही बताया है। 8.1 ये बड़ा मुश्किल। इससे क्या होगा कि अगर एग्जामिनर आपका तेज होगा, वो देखेगा कि ये कर रहे हैं कि रात को रट के आए। आपका जवाब बता रहा रात को रट के आए, ठीक है। अगर आपने बोला तो आपको ये जवाब देना है कि सर, अभी सर ने इतने इससे समझाया कि भैया एरिया ऑफ कंसर्न B8.1 की रिटर्न गाइडलाइन में ये बात लिखी है और इसको हम फॉलो करते हैं। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखना कि एग्जामिनर इतने समझदार होते हैं कि वो असेसर समझ जाते हैं कि रात को याद किया, तो आपको रिपीट करके बोलना है कि नहीं सर, मैंने सही बताया है और इस चेकलिस्ट के मान से बताया है। ठीक है, जी सर। ठीक है, ठीक है। आगे तो बोलो कुल भैया। मिला के हमें 3 बकेट सिस्टम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पोछा 2 बार लगेगा, एक बार साबुन के पानी से लगेगा, दूसरे बार हमारे फिर कोई भी डिसइंफेक्टेंट से लगेगा, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से लगेगा। प्लेन वाला पानी, फिर प्लेन वाली जो बाल्टी है उसको हम केवल पोछे को धोने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर जगह अस्पताल में यही होता है, पहले क्लीनिंग होती है, उसके बाद डिसइंफेक्शन होता है। हर चीज में आप लेनिन मैनेजमेंट देख लो, आप इंस्ट्रूमेंट देख लो, इंस्ट्रूमेंट में एक प्रोसेस ऐड हो जाता है, डीकंटामिनेशन। बाकी हर जगह अस्पतालों में यही होता है, पहले क्लीनिंग होगी फिर डिसइंफेक्शन होगा। ठीक, तो यहाँ भी यही हो रहा है, पहले क्लीनिंग करी उसके बाद डिसइंफेक्शन करा। आगे बढ़ते हैं।
फिर कुछ चीजें अब ये यही वही वाली बात होगी कि हमारे जो पोंछा है, अपन ने सबको पता होगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं अपने यहाँ भी देखा है। जो हमारा क्लीनिंग का इक्विपमेंट है, अगर वही क्लीन नहीं हुआ, वही गंदा हुआ, तो आप तो क्लीनिंग कर नहीं रहे हो और इन्फेक्शन और फैला रहे हो। सबसे मेन चीज ये है कि आपके जो क्लीनिंग के इक्विपमेंट है वो साफ होना चाहिए, 3 बकेट सिस्टम साफ होना चाहिए, आपके पोंछे जो है वो साफ होना चाहिए, पोंछे या आपके जो ड्राई मॉप है वो सारी चीजें प्रॉपर जगह पे रखी होना चाहिए, या फिर यूटिलिटी ग्लव्स जो यूज करते हैं हमारे सफाई कर्मी या हाउसकीपिंग सपोर्ट स्टाफ, वो प्रॉपर क्लीन होके सही जगह रखा होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि गंदे पोछे से पोछा लगाने से क्या फायदा है, उससे अच्छा तो आप और ना ही करो तो ज्यादा बेटर है। आपने पूरा गंदा पोछा है, काला पड़ रहा है, उसको बाथरूम में पटक के रखा है और उससे आप जाके पूरे वार्ड में पोछा लगा दिया, मतलब आपने जो बैक्टीरिया बाथरूम में पड़े हुए थे उसको लेके गए और पूरे वार्ड में फैला दिया ताकि सबको लग जाए। ठीक। तो मेन चीज यहां पर होती है कि आपका जो 3 बकेट सिस्टम है, आपके क्लीनिंग इक्विपमेंट है, उसको कैसे क्लीन करना है और कहाँ रखना है। सबसे पहली चीज, पेशेंट केयर एरिया में ब्रूम का यूज नहीं करना है, झाड़ू का इस्तेमाल पेशेंट केयर एरिया में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उससे बहुत डस्ट उड़ेगी, पेशेंट एलर्जिक हो सकता है, उसको इन्फेक्शन फैल सकता है। दूसरी चीजें भी, नीचे बैक्टीरिया वायरस कहीं होंगे, इन्फेक्टेड मटेरियल पड़ा है, वो एरोसोल के थ्रू उड़ के जाएगा और किसी को लगेगा। तो वो चीज ब्रूम का यूज नहीं करना है। कहाँ? पेशेंट केयर एरिया में। आप ओपन एरिया में कर सकते हो, ग्राउंड में कर सकते हो, आप पेशेंट केयर एरिया में नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद में दूसरी चीज कि हमारे क्लीनिंग के जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे मॉप हो गया, बकेट हो गया, 3 बकेट सिस्टम हो गया, ट्रॉली हो गया, इन सब को गुनगुने पानी में, सर्फ के पानी में यहाँ पे धुलना है, उसके बाद में वॉश करके 30 मिनट तक 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डिप करके रखना है। आपके जो हैवी ड्यूटी ग्लव्स है, रबर ग्लव्स है, उसको भी सेम चीज, पहले सोप वाटर से धुलना है, सर्फ के पानी से धुलना है, फिर उसको 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डिप करके आधे घंटे के लिए रखेंगे। और यहाँ पर कुछ उसमें 1 मिनट के लिए अपन इसको रखेंगे, किसको? ग्लव्स को। और जो मॉप रहेगा, वो रहेगा, उसको 30 मिनट्स तक रखेंगे। और उसको सीधा का सीधा आपके डर्टी यूटिलिटी एरिया में, जहां उसका जो डंडा जो रहेगा वो नीचे रहेगा, ताकि वो नीचे ना, जमीन पे आपको पोंछे को नहीं रखना है, तो इन्फेक्शन वापस हो जाएगा। तो क्लीनिंग इक्विपमेंट का प्रॉपर जगह पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस चीज पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। ठीक है। ये अपन ने देखा है, मैंने कई सारी जगह, उसको स्टोर करने का जगह बहुत ही गलत होता है। स्टोर करने के लिए आपको पहली चीज, पेशेंट केयर एरिया में स्टोर नहीं करना है, आपको वार्ड के अंदर इधर उधर ये पोंछे, मॉप, 3 बकेट सिस्टम नहीं रखना है, आईसीयू के अंदर नहीं रखना है, स्टोर उसके अंदर नहीं, उसकी प्रॉपर जगह होना चाहिए। क्लीनिक इक्विपमेंट क्लीन होने के बाद में, पूरा क्लीनिंग करने के बाद में, हम यूटिलिटी एरिया, डर्टी यूटिलिटी एरिया में इसको रख देते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से रखते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेम चीजें, हर चीज के लिए, मॉप के लिए, बकेट के लिए, क्लीनिंग ट्रॉली के लिए, कैसे आप क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग करने के बाद में उसका डिसइंफेक्शन कैसे करेंगे, वही चीज लिखी हुई है। कब 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में 30 मिनट के लिए हम ये अपने मॉप वगैरह को डालेंगे, या फिर बाल्टी जो हमारा 3 बकेट सिस्टम है उसकी बकेट है, उन सबको डालेंगे। उसको से पहले हमें क्लीनिंग करना है, क्लीनिंग हम सोप वाटर से ही करेंगे, उसके बाद में हम उसको 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डिसइंफेक्ट करेंगे। सेम चीज बकेट को भी सेम है। इसके बाद क्लीनिंग ट्रॉली के लिए भी सेम है, सब चीजों के लिए एक ही जैसा होता है। पूरे हॉस्पिटल में एक ही सिंपल फंडा चलता है, पहले क्लीनिंग करो, क्लीनिंग करने के बाद में उसको डिसइंफेक्ट कर लो। ठीक। तो ये हमारे, ये 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का कहाँ यूज होता है वो मैंने आपको समझ में आई गया होगा। जो हमारे क्लीनिंग के इक्विपमेंट है उनको क्लीन करने के लिए 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं। किसी भी सवाल में किसी को भी कहीं पे कोई डाउट हो, कोई असेसर आपको इधर उधर से कुछ भी, आपको मतलब असेसर नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ भी बोल रहा है कि आप ये गलत बता रहे हो, तो आप उसको बता देना। स्वच्छता गाइडलाइन में यहाँ पे पेज नंबर 50 पे ये लिखा हुआ है, देख लो। स्वच्छता गाइडलाइन में अभी डाल दूंगा, हर चीज उसी में से पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड है और अपडेटेड है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में इसको स्टोर करने का एरिया का कुछ क्वालिटी बताई गई है। यूटिलिटी एरिया अलग होना चाहिए, फिर उसको पेशेंट केयर एरिया से दूर होना चाहिए, फिर पेशेंट केयर एरिया में स्टोर नहीं करना है, ये सही चीजें बताई है। इसके बाद में अपन बीएमडब्ल्यू पे आते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट में हमारे सबको पता है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। 3 डस्टबिन होते हैं, लाल, नीला, पीला, और एक पंचर प्रूफ कंटेनर। अभी पंचर प्रूफ कंटेनर 2 हो गए, ब्लू कलर का भी पंचर प्रूफ कंटेनर ही आएगा।
ठीक है। तो पीले येलो वाले डस्टबिन में क्या आएगा, सारे के सारे वो मटेरियल जो कि दोबारा यूज नहीं हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट या फिर डिस्कार्डेड या एक्सपायरी मेडिसिन। एक्सपायरी मेडिसिन को रीयूज थोड़ी कर सकते हैं, उसकी एक्सपायरी को वापस खत्म करके थोड़ी यूज करेंगे। फिर केमिकल या लिक्विड वेस्ट, फिर केमिकल लेबोरेटरी वेस्ट, फिर कीमोथेरेपी ड्रग, क्योंकि ये साइटोटॉक्सिक होती है इसलिए इसमें जाती है। इसके बाद में हर एक प्रकार की सिंगल यूज किट, जैसे कि अपने शुगर वाला जो होता है, ब्लड ग्लूकोज वाला स्ट्रिप होती है वो, या HIV की आप टेस्ट किट ले लो, या फिर आप यू प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले लो, या जो भी आपकी किट सिंगल यूज किट आती है वो सारी की सारी इसी में जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद में आएगा सेकंड रेड वाला। रेड वाले के अंदर जो भी मटेरियल जाएगा कट करके जाएगा। यहां पर क्या जाएगा, सारा का सारा प्लास्टिक मटेरियल, रबर एवं प्लास्टिक। रबर और प्लास्टिक में क्या क्या जाएगा, ग्लव्स आ जाएंगे, IV सेट आ जाएगा, ये सारे चीजें आ जाएगा। ठीक। ब्लड बैग इसमें जाता है क्योंकि वो ऐसे प्लास्टिक से बना होता है जिसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते हो। ठीक। वो इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसमें खून लगा है। ब्लड से इस पूरे के पूरे BMW का ब्लड या इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, इसमें ब्लड लगा है इसलिए मैंने इसको येलो में डाल दिया, इसमें ब्लड नहीं लगा है इसलिए हमने रेड में डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका ये सारे के सारे चारों डस्टबिन इक्वली इन्फेक्शन फैला सकते हैं, सारे के सारे डस्टबिन बराबर इन्फेक्शियस है। आपको केवल केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि ये मटेरियल की क्वालिटी के ऊपर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। येलो वाले में वो हर एक वो चीज जाएगी जो दोबारा से इस्तेमाल नहीं की जा सकती, जिसको आपको केवल इंसिनेटर में डाल के और जलाना है, नष्ट करना है, वो सारी की सारी चीजें येलो वाले में जाएगी। फिर रेड वाले में हर एक चीज वो जाएगी प्लास्टिक या रबर की, जिसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका प्लास्टिक दोबारा से आप रिसाइकल करके और कुछ बना के उसको यूज कर सकते हैं, या फिर उसकी रबर को, लेटेक्स को आप यूज करके और कुछ बना सकते हैं। वो चीज हर एक चीज रेड में जाएगी। और रेड में इसलिए हम कट करके डालते हैं क्योंकि अगर आपने ग्लव्स ऐसा का ऐसे ही डाल दिया तो हो सकता है कि वो अपने यहाँ से निकले और कहीं से बाहर जाके धुल के और साफ सूफ हल्का बहुत करके और फिर वापस पैक होके आपके पास आ जाए। इसलिए हम लोग इसमें जो भी रेड, हाँ जी सर, एक सेकंड, CS सर का फोन है। हाँ सर। ये ध्यान रखना इसमें कि जैसे ही आपको कोई ग्लव्स पहनने की मेथड बोलेगा और जब आप ग्लव्स उतारोगे तो उसको काट के ही डालना, इसका विशेष ध्यान रखना। ग्लव्स पहनने वो लोग बोलते हैं, अपन सही से पहनते हैं, फिर उतार के बिना काटे डाल देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि काट के ही डालना है। चलो, जब तक मेरे को बता दो भाई, परमार सर जब तक फोन पे हैं, येलो डस्टबिन में क्या डालते हैं, कौन बताएगा? हेलो हाँ, बताइए। हाँ, सर सर येलो डस्टबिन में सर पहले तो वो वेस्ट जाता है जो कि रिसाइकल नहीं हो सकता है, और ह्यूमन बॉडी से जो भी निकलता है वो वेस्ट होता है। जैसे कि आप डाइपर, पैड, प्लेसेंटा और ब्लड ब्लड बैग, ये सारी चीजें इसमें पीले वाले डस्टबिन में आएगी। सर रेड वाली उसमें वो वाली चीज जो प्लास्टिक की जो सारे, देखो मेन चीज जो बोलते हैं वो है कीमोथेरेपी ड्रग वाइल्स, है ना। जी सर। एक इसमें क्या बोल रहा है, एक दो चीजें एक्स्ट्रा जो बता रहा हूँ रूटीनली जो सबको याद रहता है। इसके बाद दो चीजें कि जो केमिकल वेस्ट है लैब के और जो कीमोथेरेपिक ड्रग्स है, वो आपका येलो। कीमोथेरेपी ड्रग्स नहीं सर, कीमोथेरेपी ड्रग्स के इवन वाइल जो होते हैं ना उसमें भी क्या है, बहुत साइटोटॉक्सिक होती है, इसलिए अपन येलो में डालते हैं, वो यूज नहीं करते। आमतौर पे अगर आपको वाइल्स की बात करो तो आप ये बोलोगे वाइल काय में डालते हो, आप बाकी सबकी वाइल्स के लिए सर कौन सा, बाकी सर ब्लू ब्लू है सर। है ना। बाकी लेकिन सारी जो वाइल रहेंगी अगर वो कांच की हाँ है तो उसके ब्लू लिए में ब्लू जाएगी। होते सर। हाँ, जी तो ये सर। एक्सेप्शनल चीजें जरूर याद रखना है, कीमोथेरेपी ड्रग वाइल्स और केमिकल लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट लैब वाले, ये दो चीजें याद रखना। और इसमें एक एक चीज जी मैं सर, ऐड और कर वो दूं जो भैया, भी टेस्टिंग सिंगल यूज चीजें टेस्टिंग रहती है के। वो भी। हाँ, जी सर। ठीक वो है भी परमार, ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। परमार। हाँ, हाँ, आगे अब बढ़ो। रेड वाले में जो भी जाएगा वो सारे के सारे रबड़ और वो सब जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हमेशा मैंने देखा है कि ग्लव्स को वो करना है कि नहीं करना है, हमें हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से डिकंटामिनेट करना है कि नहीं करना है, तो बिल्कुल नहीं करना है।
अगर आप CBWTF को दे रहे हैं तो किसी भी मटेरियल को आपको ट्रीट करके देने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट लैब से जो भी निकला है उसको लैब वाले ट्रीट करके देंगे, बाकी कोई ट्रीट करके नहीं देगा आपको। आपके ग्लव्स को सिंपल ऐसा कैसे ही निकाला, उसको कट करा, और कट करने का रीजन भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो कहीं ना कहीं से दोबारा यूज हो सकती है, इसलिए आपको हल्का कट करना है जिससे कि वो कहीं कभी दोबारा यूज ना हो सके। ठीक है, हर एक चीज रेड वाले में काट के ही जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर जो होता है, इसके अंदर जाने कोई भी चीज फेंकने के लिए उसमें दो क्वालिटी होना चाहिए, एक तो वो शार्प हो और दूसरा वो मेटल का हो। मेटल का शार्प आइटम ही इसमें जाएगा। ये पंचर प्रूफ होता है, टेम्पर प्रूफ होता है, गिर जाए तो उसमें से फैलेगा नहीं चीजें, वो होता है। इसको आपको व्हाइट कलर का रहेगा, इसके यहाँ पे निशान लगा रहेगा कि यहाँ से ओवरफिल ना करें, तो इस चीज का ध्यान रखें कि उस निशान से ज्यादा ओवरफिल ना करें। जब उस निशान तक पहुंच गया तो आपको इसको पैक करना है, ऊपर से एक टेप लगाना है कि अगर हो सकता है कहीं गिर गया तो नीचे ना फैल जाए, इसलिए एक टेप लगाना है और उसके बाद में आपको दे देना है। ठीक, ये। और इसके बाद में अगला आता है ब्लू। ब्लू के अंदर दो चीजें जाएंगी, या तो एक तो ग्लास का आइटम, जितना भी कांच का आइटम है वो सारा का सारा इसी में जाएगा, और दूसरा ऐसा मेटेलिक चीज, ऐसा मेटेलिक वस्तु जो कि नुकीली ना हो, जैसे कि मेटल का बॉडी इम्प्लांट हो गया, टीथ का कैप हो गया, मेटल कैप हो गया, वो सारा का सारा चीज इसमें जाता है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि ब्लू वाले में पॉलीथीन लगाएं कि नहीं लगाएं। अगर आपके पास में पंचर प्रूफ, लीक प्रूफ बॉक्स है या कंटेनर है ब्लू कलर का, तो आप बिल्कुल पॉलीथीन मत लगाओ, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। वो भी सेम जैसा हम व्हाइट वाला पंचर प्रूफ कंटेनर दे रहे हैं, वैसा का वैसा ही ये ब्लू वाला पंचर प्रूफ कंटेनर भी आपको CBWTF को या आपको देना पड़ेगा, हैंडओवर करना पड़ेगा, और जब भी उसको लेके जाएगा तो वो ऐसा कैसा लेके जाएगा, फिर दोबारा से आप जब यूज करेंगे तो नया कंटेनर लेके उसको यूज करेंगे, जैसा हम व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर में करते हैं। ये इतना फिल हो गया तो इसको कैप करके ऐसा कैसे ही दे देते हैं, दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, नया कंटेनर यूज करते हैं। सेम चीज ब्लू वाले में अगर आपके पास में है कि आपके पास पंचर प्रूफ कंटेनर ब्लू कलर का है, तो उसमें बिल्कुल पॉलीथीन लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा का ऐसे ही आप डालते जाओ। उसमें जितना भी ग्लास का आइटम है या मेटल का इम्प्लांट मेटल का आइटम है जो कि नुकीला ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ इसको, मेटेलिक चीज इसमें जाएगी, लेकिन वो जाएगी जो नुकीली नहीं हो, जो नुकीली रहेगी वो व्हाइट वाले में जाएगी। ठीक, अब फिर इसको अपने को वैसा का वैसा देना है। अगर आप पुराना नियम फॉलो कर रहे हो, अभी देखो आपके यहाँ पर एक कॉमन सेंस वाली बात है, आप खुद देखो अपने यहाँ पर डस्टबिन है, और डस्टबिन के अंदर आप कांच का आइटम डाल दोगे और फिर वहां से उसको दूसरे कंटेनर में पलटोगे, फिर दूसरे से तीसरे में वो जो लेके जाएगा इंसिनेटर वाला वो तीसरे में पलटेगा। इससे अच्छा तो ये है कि आप पॉलीथीन लगा लो। मेन चीज, हम नियम तो फॉलो कर ही नहीं रहे क्योंकि हम पंचर प्रूफ कंटेनर नहीं रखे। आपको या तो पंचर प्रूफ कंटेनर होना चाहिए या फिर आप पॉलीथीन लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज है, हमें यहाँ पर पंचर प्रूफ कंटेनर होना चाहिए, तो फिर आपको पॉलीथीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये अमेंडमेंट 2018 में हुआ था। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन दो ही तीन चीजों में होता है, एक ब्लीचिंग सॉल्यूशन, एक ये BMW, एक वो पोछा लगाना। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, किसी को कुछ डाउट हो रहा हो, पूछ लीजिए। नहीं पूछना है, सब क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो भी यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट का जनरेट का सिंपल नियम है, जहां जनरेट हो रहा है वहीं पर सेग्रीगेशन होना चाहिए। सेग्रीगेशन के बाद में आपको क्लोज कंटेनर में आपको ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करने के बाद में स्टोर करना है, लेकिन 48 घंटे से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद में वो आपको CBWTF को दे देना है, उसके बाद वो उसकी जवाबदारी, वो जाने और उसका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। 3 डस्टबिन हो गए, लाल नीले पीले और पंचर प्रूफ कंटेनर, मतलब 4 टोटल हमारे बायोमेडिकल वेस्ट वाले डस्टबिन हो गए। इसके बाद में दो डस्टबिन कौन से हो गए, जनरल वेस्ट के। एक में जाएगा अपना सामान्य कचरा, जिसमें जैसे कि कागज और साधारण थैली, मतलब जो ड्राई सूखा कचरा बोलते हैं, और ब्लू वाले में जाएगा गीला कचरा, ये सामान्य कचरा है, जनरल वेस्ट के लिए रखे रहते हैं। इसको वार्ड में होना चाहिए, आपके कॉरिडोर में होना चाहिए, है ना, लेकिन इनसे दूर रख दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा, पहचानने में इजी रहेगा। दूसरी चीज, इनमें पहचान का क्या निशान है कि यहाँ पर ब्लू वाला और यहाँ पर ब्लू वाला, दोनों ब्लू में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट वाला कौन सा है और सामान्य कचरे वाला कौन सा है। तो यहाँ पर बायो हैजार्ड का साइन लगा रहेगा, और यहाँ पर बायो हैजार्ड का साइन नहीं लगा रहेगा, यहाँ पर स्वच्छ भारत वाला साइन लगा रहेगा। ठीक,
तो ये हो गया एक चीज। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये पूरा जो नियम लिखा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ बिल्कुल उस दिन भी मैंने बताया था कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसी संस्थाएं जहां पर CBWTF से अनुबंध है वहां पर आपको ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो संस्थाएं आपकी पेट और बरियल का यूज कर रही है वहां पर आपको ट्रीट करके ही पेट और बरियल में आपको ये बायोमेडिकल वेस्ट को डालना है। ठीक है। अब अगली चीज कि कितना भर जाए, 3/4 भर जाए डस्टबिन, तो आपको चेंज करवा देना है। ठीक है। मतलब हमारे पास में क्या, उसको पैक करने के लिए, ऊपर से पैक करने के लिए इतनी जगह छोड़ देना, पता चले कि इतना ऊपर तक भर दिया है कि दूसरे वो नीचे भी फैल रहा है और उसके ना तो पॉलीथीन पैक हो पा रही है, फिर वो बंदा जो भी लेके जा रहा है उसको ले जाते समय आधा रास्ते में गिराते हुए जा रहा है। वो नहीं करना है। शुड नॉट बी कलेक्टेड एट द सेम टाइम और द सेम ट्रॉली। आपको जनरल वेस्ट और BMW दोनों के लिए अलग अलग ट्रॉली होना चाहिए। जनरल वेस्ट और BMW दोनों आप मिक्स कर रहे हैं तो वहां पर आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है। आखिरी कि आपको लैब वाला जो भी आइटम निकल रहा है उसको हमें 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से ट्रीट करके ही उसको देना है CBWTF वाले को, और अन्य जगह पर इसको ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं। आगे क्लोज कंटेनर, ये ट्रॉली कैसी होना चाहिए, तो इस प्रकार से 3 सेक्शन होना चाहिए, अंदर से भी 3 सेक्शन होना चाहिए। ऊपर से 3 कलर लगाने से कोई फायदा नहीं, अंदर पता चले ऊपर 3 कलर लगा दिए और अंदर से पूरा मिक्स हो रहा है। तो यहाँ पर एक सेक्शन ये पूरा ऊपर नीचे नीचे तक होना चाहिए, ये पूरा ऐसा सेक्शन 4 सेक्शन होना चाहिए, इसमें ब्लू वाला नहीं है, वो एक गड़बड़ है। तो डेडिकेटेड एक क्लोज कंटेनर ट्रॉली होना चाहिए जिससे हम बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर सेपरेट होना चाहिए, जनरल वेस्ट के लिए अलग ट्रॉली होना चाहिए। फिर इसके बाद में कलर कोडिंग इसके ऊपर हुआ होना चाहिए। फिर जैसे अपनी नॉर्मल उसमें लाल नीला पीला और सफेद, ये 4 कंटेनर, तो यहाँ पर भी 4 सेक्शन होना चाहिए। फिर इसके बाद में यहाँ पे बायोहजार्ड का साइन होना चाहिए जिसपे आप जिससे आप बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसका निशान आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में प्रत्येक राउंड में कि एक बार कचरा लेके गए उसके बाद में उसको वॉश करना जरूरी है, नहीं तो क्या है आधा से ज्यादा ब्लड इसी में लगा रहता है और पहली इन्फेक्टेड खुद ही होती है। उसी कारण नीचे जंग अक्सर जगह पे देखा जाए, नीचे से जंग लग जाती है, पानी फैलता जाता है पूरे अस्पताल में, जितना साफ सुथरा था उतना और गंदा कर देते हैं। इसको प्रॉपर तरीके से प्रत्येक राउंड में BMW ट्रांसपोर्ट करने के बाद में इसको वॉश करके उसको सुखा के और फिर रखना चाहिए। आगे आपका बायोमेडिकल वेस्ट स्टोरेज एरिया कैसा होना चाहिए, यहाँ पर भी 3-4 जो वो होना चाहिए, लाल नीला पीला और सफेद, कि हर जगह पे ये कहाँ पेशेंट केयर एरिया से दूर हो सबसे पहली तो। फिर इसके बाद में ट्रॉली को वॉश करने की जगह इस यहाँ इसके पास में हो, या मतलब पानी का एक सुविधा हो, और इसके बाद में ट्रॉली रखने की जगह हो। फिर डेजिग्नेटेड पर्सन उसका ख्याल रखे कि हाँ यहाँ पे लॉक वॉक कर देता है कि नहीं करता था। पानी की सप्लाई हैंड वॉश का एरिया इसके पास में होना चाहिए तो नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि ऑथराइज पर्सन एंट्री ओनली, नहीं तो पता चले हर कोई व्यक्ति उसके अंदर एंट्री कर रहा है, वो गलत हो जाएगा। फिर जनरल वेस्ट के लिए अलग से सेपरेट आपके पास में स्टोरेज एरिया होना चाहिए। और एक BMW का जो स्टोरेज हम करते हैं 48 घंटे से ज्यादा, मतलब 48 आवर्स के अंदर अंदर ट्रांसपोर्ट करना ही है आपको, CBWTF को देना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है। फिर इसका रिकॉर्ड आपके पास में मेंटेन होना चाहिए कि कितना किलो हमने येलो दिया, कितना किलो ब्लू दिया, कितना किलो रेड दिया, ये आपका मैच होना चाहिए और ओरिजिनल रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है। आगे कि BMW के रूल कब कब बने थे या फिर इसको कब कब अमेंडमेंट किए गए, ये एक बार हल्का सा आपको याद हो तो सही रहेगा। 1998 में सबसे पहले BMW रूल बना था। पहला अमेंडमेंट जो था 2016 में किया गया था, जिसमें कलर कोडेड डस्टबिन रखे गए थे। उससे पहले कलर कोडेड डस्टबिन नहीं थे। फिर मार्च 2018, मार्च मत याद रखो, 2016 2018 में अगला अमेंडमेंट किया गया। ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही अमेंडमेंट किए गए, इसमें और भी अमेंडमेंट किए गए, लेकिन वो पॉइंट वाइज एक के नीचे एक बहुत सारे जाएंगे, लेकिन मेजर जो आपका अमेंडमेंट था एक याद कर लो वही बहुत है। 2016 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें कलर कोडेड डस्टबिन रखे गए। फिर इसके बाद 2018 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें कलर कोडेड डस्टबिन की जगह पे पंचर प्रूफ कंटेनर, कहां पर ब्लू पे और व्हाइट पे पंचर प्रूफ कंटेनर और बॉक्स कर दिए गए ब्लू कलर वाले में। इसके बाद 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें क्या किया गया कि नॉन क्लोरीनेटेड पॉलीथीन का उपयोग मेजर उसमें अमेंडमेंट था। बाकी अमेंडमेंट और भी हो सकते हैं, तो वो अपन ने इतने सारे नहीं याद करना, अपने को थीसिस नहीं लिखना, सिंपल ये 2019 में क्या हुआ, क्लोरीनेटेड बैग की जगह पे नॉन क्लोरीनेटेड बैग का उपयोग किया जाने लगा। ठीक। इसके बाद में 2023 में और एक अमेंडमेंट आया था जो कि कोविड के लिए था, अभी वो इसमें नहीं लिखा है, मैं अपडेट कर दूंगा इसको।
फिर अगला रेस पास, इसके लिए अपन ने पहले भी क्लास ले ही चुके हैं। तो फायर अगर कहीं पे आग लग जाए तो सबसे पहले रेस्क्यू करना है, अलार्म करना है, कन्फाइन करना है और एक्सटिंग्विश करना है। एक्सटिंग्विश अगर कर सको तो करना है। तो फिर एक्सटिंग्विश में पुल द पिन, एम द बेस, स्क्वीज और साइड बाय साइड मूवमेंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कितने तरह की आग होती है? ABCD और K। जो ABC टाइप का बुझा सके वो ABC वाला, और BC, और फिर इधर इसमें एक K टाइप का। ये सब अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें और कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं। और अगर किसी को रिवीजन करना हो तो पुराना वीडियो देख लो जो अपन ने डिजास्टर मैनेजमेंट का बनाया था। आगे ये लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और ETP प्लांट क्या होता है? ये क्या होता है कि अपने यहाँ पे कोई भी एक इन्फेक्शियस अगर फ्लूइड निकल रहा है तो हम हॉस्पिटल के वेस्ट को सीधा के सीधा नाली में नहीं बहा सकते, उसको पहले ट्रीट करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पर एक STP प्लांट बहुत बड़ा सा अलग से लगा दिया गया है, STP और ETP प्लांट, उसमें दोनों सुविधाएं उपलब्ध है। तो अब हमें ये जुगाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर STP और ETP प्लांट नहीं होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये वॉश बेसिन है, यहाँ से जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल या पानी जाएगा वो जाके एक 25 लीटर के कंटेनर में इकट्ठा हो जाता है। ऊपर से 5 लीटर 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन इसमें डाल देते हैं और उसको ओवरनाइट छोड़ देते हैं। कुछ लोग 30 मिनट के लिए रख देते हैं। उसके बाद में जब ये डिसइंफेक्ट हो जाता है तो ये वाला वाल्व खोल देते हैं। तो फिर आप उसको, जो ट्रीट हो गया, डिसइंफेक्ट हो गया, तो उसके बाद आप इसको बाहर जनरल वेस्ट में बहा सकते हैं। ये एक टेम्पररी व्यवस्था है, लेकिन क्योंकि हमारे पास में अब इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसलिए हम लोग नहीं करते। आज एक फोन आया था, बोल रहे थे कि हमें शायद मिंज, हाँ अभिराज, मिंज ने कहा था, बोले कि सर अगर अपन ऐसे कैसे बहा देंगे तो बदबू आएगी। तो भाई अगर आप नहीं ऐसा बहा, ये आपका पर्सनल वो है, मैटर है कि आपके यहाँ पर स्मेल आ रहा है, लैब के रिएजेंट वो जो भी सैंपल, डिस्कार्डेड सैंपल उसमें नहीं बहा रहे हो तो आप उसको ट्रीट करके बहा दो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। 2 बार बैक्टीरिया मर जाएंगे, उसमें क्या है? पहले आपने ट्रीट कर दिया, आपको बदबू आ रही थी, आपने ट्रीट कर दिया, उसके बाद में आपने सिंक में डाल दिया, तो आप कुछ बैक्टीरिया यहाँ मर गए, कुछ हमारे बड़े वाले STP प्लांट में मर गए, तो बड़ा हिसाब बराबर हो गया। तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि बड़ा वाला प्लांट लगा है तो हम यहाँ ट्रीट नहीं कर सकते। आप अपनी सुविधाओं के अनुसार आपने यहाँ पर चेंज कर सकते हो। वो ये कंपलसरी कहाँ होता है कि जहां पर STP और ETP प्लांट बड़ा वाला नहीं लगा हुआ है, तब आपको ये कंपलसरी है। आप इन्फेक्शियस मटेरियल, हमारा फंडा क्या, हमारा बेसिक क्या है कि हम हमारा इन्फेक्शियस मटेरियल हम बाहर नहीं बहा सकते। आप उसको 2-4 बार ट्रीट करोगे तो कोई नहीं बोलेगा कि अरे तू 4 बार क्यों ट्रीट कर रहा है। भाई ट्रीट करके ही आपको फेंकना है। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम है कि आपका जो STP से कनेक्शन बहुत दूर है, और तो आप उसको, जो सैंपल आप डाल रहे हो, तो आप उसको डिसइंफेक्ट कर दो, उसके बाद सिंक में बहा दो। फिर वहां से जो भी अपने वो लिक्विड जाएगा वो STP में जाके ऑटोमेटिकली वैसे भी ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। अब हैंड वॉशिंग वाले के ऊपर आता है। यहाँ पर 2 चीजें आती है कि 5 मूवमेंट क्या होता है और 6 स्टेप क्या होता है। तो मूवमेंट, हाथ कब कब धोना है, 5 मूवमेंट को बोलते हैं कि हमें हाथ हैंड वॉश कब कब करना है। ये सबको याद होना चाहिए, इवन आपके सफाई कर्मियों को भी याद होना चाहिए, आपके सपोर्ट स्टाफ को भी होना चाहिए, चिकित्सक से लेके हर एक व्यक्ति को याद होना चाहिए। किसी को नहीं होता है, अकेला नर्सिंग ऑफिसर को होता है। ठीक है, तो कब कब धोते हैं? बिफोर टचिंग द पेशेंट और आफ्टर टचिंग द पेशेंट। पहली चीज जो ये याद हो गया, मरीज को छूने से पहले और मरीज को छूने के बाद में। दूसरा, कोई भी और एसेप्टिक प्रोसीजर कर रहे हो, अब एसेप्टिक प्रोसीजर मतलब ऑपरेशन करने जा रहे हो, तो आप ऑपरेशन करने जा रहे हो तो इन्फेक्शन लेके थोड़ी गंदे हाथ से थोड़ी अपन उसका ऑपरेशन कर देंगे, तो हैंड वॉश तब भी करना जरूरी है। फिर दूसरा, उसके बाद में किसी भी, ये तो 3 तो अपने को याद हो ही गए। चौथा आ गया बिफोर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, आफ्टर, सॉरी बिफोर नहीं, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। इसके जो बॉडी फ्लूइड है, यार सिंपल सी बात है, ये हम इसको इंजेक्शन लगाने गए थे और खून हमारे हाथ में लग गया, तो हाथ नहीं धोएंगे क्या? तो याद कर लो कि कोई भी बॉडी फ्लूइड हो गया, उससे हमारे कांटेक्ट में आ गए तो हमारा हाथ धोना जरूरी है। ठीक, जिससे हमारी वो बचा है, हमारा सेफ्टी है। फिर आखिरी वाला क्या बचा? इसके चारों तरफ की जो भी वस्तुएं हैं, इसका पलंग है, आईवी स्टैंड है, इसका पूरा का पूरा सराउंडिंग एरिया। हो सकता है ये कोई बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस बीमारी से संक्रमित हो और बार बार छींक रहा हो, खांस रहा हो, उसके ड्रॉपलेट्स वगैरह यहाँ लगे हो सके, या फिर और कुछ ब्लड वगैरह इस पे लग गए हो, सारे बैक्टीरिया वगैरह यहाँ लग गए हो इसके बेड वेड पे, इसके आजू बाजू। तो आप निकल के जा रहे थे, गलती से यहाँ हाथ रख दिया। अब हाथ रख दिया तो आपको हाथ धोना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने हाथ रख दिया कि वो बैक्टीरिया वायरस आपके हाथ में लग जाएंगे। हमारा कुल मिला के मकसद क्या था? कब कब हाथ धोना है याद करें। पेशेंट को छूने से पहले, पेशेंट को छूने के बाद, एसेप्टिक प्रोसीजर करने से पहले, और किसी भी बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर के बाद में, या फिर उसके आसपास की कोई चीज हमने छू ली तो। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें कोई डाउट हो तो बता देना, नहीं तो याद कर लेना।
आगे बढ़ते हैं। हैंड रब कैसे करना चाहिए भाई? 6 स्टेप है, सिंपल स्टेप है, नाम से याद रखो। और हाँ, यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, हमें WHO से अप्रूव वाला ही याद करना है। ओ सुमन के मत याद करो, कुछ मत याद करो, आपको सिंपल याद रखना है WHO अप्रूव। ये देखो यहाँ पे लिखा है WHO रिकमेंडेड 6 मेन स्टेप्स हैं जो यहाँ से शुरू होते हैं: पाम टू पाम, बैक टू पाम, इंटरलेसिंग, इंटरलॉकिंग, थंब और टिप ऑफ द फिंगर। बस 1 2 3 4 5 6। इसके आगे पीछे जिसको नहीं याद होता है वो सीधा सीधा पहले बोलेगा मैं ऑर्नामेंट उतारा, वो तो पहन ही नहीं आना था। ऑर्नामेंट उतारा, फिर साबुन लिया, सिक्के बराबर लिया, हाथ गीले करे, नल खोला, नल खोलने के बाद कितने भी स्टेप जोड़ दो उससे कोई दिक्कत नहीं। हमारा बेसिक स्टेप क्या है? ये वाला क्या हो रहा है, यहाँ हम कर रहे हैं हैंड रब। कैसे? आपका जो वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है या उससे हम सैनिटाइजर, उससे हम कर रहे हैं, हैंड रब कर रहे हैं। स्टेप सबके सेम रहेंगे, यहां से याद रखेंगे: पाम टू पाम, बैक टू पाम, इंटरलेसिंग, इंटरलॉकिंग, थंब और टिप ऑफ द फिंगर। ऐसे ही याद होना चाहिए, पाम टू पाम, बैक टू पाम, इंटरलेसिंग, इंटरलॉकिंग, थंब, टिप, हो गया। फिर ड्राई करो या जो भी आपको करना है। इसका टाइम कितना होता है? 20 से 30 सेकंड का होता है, क्योंकि ये ड्राई वो है अपना। आप ध्यान रखना, इसको हैंड वॉशिंग नहीं बता रहा हूँ, हैंड रब बता रहा हूँ मैं। जो आप सैनिटाइजर को यूज करते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है? हैंड रब कैसे यूज करते हैं, ये एक वीडियो अपने ही स्टाफ का है, ये हैंड वॉशिंग की टेक्निक बताएगी। सबके स्टेप सेम है, WHO अप्रूव है, यही याद करना है और कुछ याद नहीं करना है। ये आप देख लीजिए। ठीक है, जहां तक है उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एक बार रिपीट कर देते हैं जो भी। सबसे पहले हैंड हाइजीन अगर बात करें तो हैंड हाइजीन में हमें हाथ में जो है कोई भी किसी भी प्रकार के ऑर्नामेंट नहीं पहनना है ड्यूटी टाइम में। नेल्स हमेशा कटा होना चाहिए, और ये सारा हैंड हाइजीन का नॉर्मल प्रक्रिया। अब इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहली चीज 6 स्टेप, इसी को याद रखेंगे। हाथ गीला करा, पाम टू पाम, पाम टू पाम, बैक टू पाम, इंटरलेसिंग, इंटरलॉकिंग, थंब और टिप ऑफ द फिंगर। बस यही याद रखना है। अब इसमें ये पहले जो अपन ने देखा था, यहाँ जो ये देखा, ये क्या हो गया? हैंड रब यूज करते समय इसका समय अलग अलग हो जाएगा और कुछ नहीं। सैनिटाइजर से आप यूज कर रहे हो तो 20 से 30 सेकंड तक इस्तेमाल करना है। इसके बाद में आप हैंड वॉश कर रहे हो तो 40 से 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट। इसके बाद में अगर सेम चीज आप कर रहे हो, सर्जिकल हैंड वॉश कर रहे हो, तो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले तो वहां पर एक स्टेप ऐड हो जाती है कि अपनी कलाइयों को साफ करना होता है, ठीक है? अकेला एक स्टेप ऐड होगी। समय याद करने के लिए सैनिटाइजर या हैंड रब से याद करें 30 सेकंड याद कर लो, उसका डबल कर दो, हाथ धोने के लिए हमें 1 मिनट का समय लगेगा, सर्जिकल हैंड वॉश करने के लिए हमें 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। बस इतना याद रखना है, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, कितने बार करते हैं भाई? एक हाथ जहां पर यूज हो रहा है वहां पर 5 बार यूज करना है। जहां दोनों हाथ एक साथ यूज हो रहे हैं, जैसे कि थंब आप यूज कर रहे हो, तो थंब को एक थंब को 5 बार घिस लो, दूसरे थंब को 5 बार घिस लो। और जहां पर आप पाम टू पाम कर रहे हो तो एक हाथ के लिए 5, दूसरे हाथ के लिए 5, तो 10 बार घिस लो, ठीक है? जहां एक हाथ यूज हो रहा है वहां 5 बार घिसेंगे, हाँ, और जहां दोनों हाथ यूज हो रहे हैं वहां पे 10 बार घिसेंगे। इसमें मेरे हिसाब से और कुछ कंफ्यूजन होगा नहीं। और ये क्योंकि वैसे भी रिवीजन क्लास है, और अगर डिटेल आपको देखना है तो इससे पुराने वाले वीडियो देख लेना। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो फिर भी पूछ लो। ये वाला अपने को समझ में आ ही गया होगा। सर्जिकल हैंड वॉश, सर्जिकल ओटी वाले सब जानते हैं, इसमें केवल एक स्टेप ऐड होता है, ये कलाइयों वाला। बाकी सारे के सारे स्टेप सेम होते हैं। कोई फिर एक आगे आते स्टॉप हैं। रिपीट करो। परमार सर एक बार हैंड वॉश पूछ लेते हैं, कुछ का कुछ बताते नहीं तो। बिल्कुल बिल्कुल।
हैंड वॉश रिपीट करो भाई, कौन करेगा? मेल वार्ड से कोई है? मेल वार्ड स्टाफ, मेल वार्ड से किसने ज्वाइन किया है? जी मेल सर, फीमेल? हाँ इवनिंग हाँ, सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर अब अपने हाथ में पहले से कुछ भी पहनना नहीं है। ये कल और ध्यान रखना, कोई भी स्टाफ वहां पे नहीं बोलेगा पहनना नहीं है और उतारेगा नहीं। टीम आने के पहले सब चीज उतरवा के रखवा देना ध्यान से। हाँ हाँ, ठीक है। तो सॉप लेंगे, पाम टू पाम करेंगे 10 टाइम, बैक टू बैक करेंगे 5 टाइम, रेखा, इंटरलॉकिंग बैक टू बैक कैसे हो सकता है? बैक टू पाम बैक हो टू बैक सकता है, क्या बैक हुआ? टू बैक कैसे हो सकता है? करके देखो। एक हाथ का बैक लेना, फिर दूसरे हाथ का बैक लेना, कैसे होगा? सर हैंड टू हैंड मतलब बैक करेंगे ना पहले, ठीक है, आगे बताओ। अब फिर इंटरलॉकिंग, ठीक है, लेफ्ट, आगे। फिर उंगलियां, वो मुझे क्लियर नहीं होता सर, बोलने में थोड़ा सा, करने में आता है। नहीं नहीं, बोलो बोलो, इंटरलॉकिंग के बाद सही बोल रही हो। फिर अपनी उंगलियों को करेंगे सर उसको क्या बोलते हैं? इंटरलॉकिंग, बस कोई दूसरा स्टाफ बताओ क्या बोलते हैं? मैं भूल गई। ये अनिल कुमार जी ने एड ज्वाइन करे, ये सर ओड सर हैं क्या? अनिल कुमार ओटसर ही होंगे, एक ही अनिल है अपने। नहीं, वो ओड सर ओड लिखते हैं, अनिल ओड लिखते हैं, वो अनिल कुमार लिखा हुआ अकेले। अच्छा हाँ, एक है। चलो और कोई बताओ भाई, फटाफट बताओ, दूसरा स्टाफ बताओ। 10:30 हो रहा, तेजी से बताओ। कोई और एक स्टाफ बताओ। इंटरलैसिंग होगा, फिर सर इंटरलॉकिंग होगा, फिर हाँ थंब करेंगे सर, फिर टिप हाँ। द करेंगे, फिर हैंड हम्म। और वॉश कर कितनी देर के लिए करेंगे? 1 मिनट के लिए। सर तो इसको सब पढ़ लेना और याद कर लेना ध्यान से। ठीक है परमार सर, आगे करिए। हाँ सर, तो यहाँ अपन बात कर रहे थे WHO अप्रूव हैंड वॉश की। हैंड वॉश WHO अप्रूव के 6 स्टेप होते हैं, एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। पाम टू पाम मतलब आगे झाग बनाया, पाम टू पाम। फिर बैक टू पाम, एक हाथ के बैक को दूसरे हाथ के पाम से घिसा। फिर इंटरलेसिंग, दोनों की उंगलियों को एक के अंदर एक इंटरलेस करते हुए फिर रगड़ा। फिर इंटरलॉकिंग, ये वाला फोटो दिख रहा होगा, कर्सर दिख रहा होगा मेरा, इस तरह से आपको रखा, मेरा वीडियो तो दिख नहीं पाएगा। फिर इसके बाद में थंब रोटेशन। थंब रोटेशन करते समय हमेशा थंब का डायरेक्शन नीचे रहेगा, क्योंकि जो भी गंदा पानी है वो नीचे टपकेगा। फिर टिप, रोटेशन ऑफ टिप, ये टिप ऑफ फिंगर आपने को करेंगे। ठीक है, ये 6 स्टेप आपको याद रखना है। 6 स्टेप कभी भी पूछे यही है। और 5 मूवमेंट ये वाला है, ये वाला 5 मूवमेंट ये है। ठीक है, ये दोनों चीज कंपलसरी 100% पूछेंगे ही पूछेंगे। इसके बाद में आगे आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बहुत सारे होते हैं। इसमें क्या क्या होगा, जो भी चीज हमारी सुरक्षा कर रहा है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर कोई भी इंफेक्शियस वस्तु से, इंफेक्शियस जगह से बचने के लिए हम यूज कर रहे हैं, उसको हम करेंगे। डेफिनेशन पढ़ लेना, कोई नहीं पूछने वाला। ग्लव्स हो गया, फेस मास्क हो गया, एप्रॉन हो गया, गाउन हो गया, आई वियर हो गया, बूट्स हो गए, शू कवर हो गए, और हेयर कवर हो गए, और आई प्रोटेक्टिव वियर्स वगैरह, ये सारे अपने पीपीई किट में आते हैं। पीपीई किट जो होती है वो बनी बनाई आती है, उससे कंफ्यूज नहीं होने का। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो भी आते हैं आप यूज करते हो, आपको सब चीजें उसी में आएंगी। किसी अगर जैसे अपने को एक रेडीमेड किट बना के दे दी, उसमें से 5 चीजें मिला के, तो वो अलग पर्सनल प्रोटेक्टिव किट उसको बोलने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका डोनिंग और डोफिंग का सीक्वेंस 100% पूछता है, बिल्कुल पूछता है। अच्छा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अलग अलग जगह के अलग अलग होते हैं। लैब के लिए क्या रहेंगे, ग्लव्स रहेगा, आई वियर रहेंगे, मास्क, कैप और एप्रॉन उनका अलग रहेगा, और शू अलग रहेंगे। ठीक है, फिर लेबोरेटरी, ये लेबर रूम का अलग रहेगा। लेबोरेटरी का के लिए अलग रहेगा कि आपने पास एप्रन रहेगा, यहाँ पे ग्लव्स दूसरे यूज होंगे। फिर ये सब चीजें अलग अलग रहेंगी। फिर क्लीनिंग वाला को जो स्टाफ रहेगा उसके लिए पीपी किट अलग रहेगा, गम बूट रहेगा, इस पे यहाँ पे हैवी ड्यूटी ग्लव्स यूज करेंगे, मास्क, कैप देंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीपी किट होते हैं। इसका डोनिंग का सीक्वेंस जो होता है, हैंड वॉश करेंगे पहले, फिर कैप पहनेंगे, शू कवर पहनेंगे, हैंड रब करेंगे। अब हैंड रब करा अपन ने सैनिटाइजर से, अंदर वाले ग्लव्स पहनेंगे, फिर कवर गाउन वगैरह पहन लिया, मास्क लगा लिया, फिर गॉगल लगा लिया, हुड कवर पहन लिया,
और इसके बाद आउटर ग्लव्स पहन लिया। हुड और M95 हटा सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि अपने पास हर एक इक्विपमेंट हो, इसमें से कोई भी इक्विपमेंट आपके पास नहीं है या फिर यूज में नहीं हो रहा है तो उसको आप इस सीक्वेंस से हटा सकते हो। फिर डोफिंग का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, आउटर ग्लव्स निकालेंगे पहले, हुड निकालेंगे, कवर, फिर गाउन वाउन निकालेंगे, शू कवर निकालेंगे, हैंड रब करेंगे, फिर गॉगल उतारा, फिर मास्क से उतारा। यहाँ से जो फेस से को टच करने वाली वस्तु है ना, उससे पहले अपन ने दूर दूर वाली वस्तुओं को उतार दिया, फिर हैंड रब करा, फिर फेस के पास में जो टच करने वाली वस्तु उसको आया। ठीक, तो इसमें भी सेम चीज, जो चीज पहना नहीं है उसको आप, जो अपने पास अवेलेबल नहीं है या फिर आप नहीं यूज कर रहे हैं उसको आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे ग्लव्स के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें अपन ने पहले भी देखा, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना। आगे अब ग्लव्स को पहन कैसे, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के ग्लव्स अपने यहाँ पे अस्पतालों में अक्सर यूज होते हैं। पहला होता है ये डायग्नोस्टिक ग्लव्स। डायग्नोस्टिक ग्लव्स आता है एक नॉर्मल डब्बे के अंदर, 100 या 150 या 200 का पैकेट आता है, उसमें से एक ग्लव्स को निकाला, अंदर की सरफेस को पकड़ा है, यहाँ पे बाहर की सरफेस को नहीं पकड़ा। बेसिक फंडा क्या होता है कि बाहर वाला सरफेस जो है हमारे स्किन से, जो सरफेस टच होने वाला है हम उस केवल उसी को टच करेंगे। बाहर वाला सरफेस पेशेंट को टच होने वाला है इसलिए हम उसको टच नहीं करेंगे। तो अंदर से पकड़ा है, इसके बाद में अंदर से पकड़ के इस तरह से ऊपर पकड़ लिया, पहना लिया। इसके बाद दूसरे हाथ से ये ग्लव्स निकाला। इसके बाद अब देखो यहाँ पर बाहर की तरफ से, ये अगर गौर से देखेंगे आप इसको स्क्रीनशॉट लेके, तो यहाँ पर बाहर की तरफ से उसने पकड़ा है और फिर ये पहन के ये अपना नॉर्मल यूज कर लिया। ये डायग्नोस्टिक ग्लव्स होते हैं, केवल बाहर की सरफेस को अगर आप यूज कर रहे हो, जैसे स्किन पे किसी व्यक्ति का डायग्नोसिस कर रहे हो या फिर एग्जामिनेशन कर रहे हो, उस जगह पे हम इस वाले ग्लव्स को यूज करते हैं। इसका यूज सर्जिकल के लिए इस्तेमाल में नहीं करते हैं, या फिर आपके गायनी प्रोसीजर के लिए, किसी भी प्रोसीजर के लिए नहीं यूज करते हैं। दूसरा, अगर इसको उतारना हो तो ये यहाँ पर ये बाहर की सरफेस है, बाहर से पकड़ के एक हाथ उतार दिया, उसके बाद में यहाँ पे अंदर, अभी हमारा अगर यहाँ बाहर से पकड़ेंगे तो हमारी स्किन से ये बाहर वाला सरफेस टच हो जाएगा और यहाँ पे खून लगा हुआ है या और कुछ गंदा मटेरियल लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इधर अंदर से उंगली डाल के ऐसे करके निकाल के बाहर फेंक देंगे, और फेंकने से पहले कट कर देंगे, जिससे ये दोबारा यूज ना हो। नहीं तो क्या होगा, ये वापस से वॉश होके साबुन से धोके और वापस पैक होके आ जाएगा, इसलिए हम उसको वो कर देंगे। तो पहला ग्लव्स हो गया हमारा डायग्नोस्टिक ग्लव। दूसरा होता है सर्जिकल ग्लव्स। सर्जिकल ग्लव्स एक एक सिंगल के पैकेट में आते हैं, स्टेराइल मटेरियल, स्टेराइल होते हैं, मतलब आप इससे सर्जरी के टाइम पे आप इसको यूज करेंगे या फिर कोई भी ऐसी एसेप्टिक प्रोसीजर के टाइम पे यूज करेंगे जहां 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 पर हमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का संभावना हो, यानी एसेप्टिक प्रोसीजर में सब में यूज करेंगे। सिंपल, हैंड वॉश करा सबसे पहले, कोई अक्सर ये लोग बाग यही गलती करते हैं कि जब भी हम उनसे ग्लव्स पहनने का पूछते हैं, हैंड वॉश नहीं करते हैं, हैंड ड्रॉप नहीं करते। आप हैंड वॉश करने बार बार नहीं जा सकते तो आप हैंड रब कर दो, आप सैनिटाइजर का यूज कर लो, वो भी चल जाएगा। ओपन करके रख जाएंगे पहले, फिर ये ओपन करके ऐसे रख दिया। अब सेम फंडा बेसिक, कि ये ग्लव्स आगे से मुड़ा हुआ होता है, आप बाहर जो सरफेस हमारे सरफेस से टच होने वाली है उसको आप बिल्कुल पकड़ सकते हो, यहाँ से पकड़ के एक हाथ से चढ़ा दिया। ठीक, इसके बाद में अब दूसरे वाले जो ग्लव्स को पहनोगे तो यहाँ पे अंदर की तरफ से ही, क्योंकि इसकी ये सरफेस बाहर उसी सरफेस से यूज होने वाली है, वहां से पकड़ के इस तरह से ये अपन हाथ पे चढ़ा देंगे। ये पहन लिया, फिर यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब इसको आप ये पूरा एडजस्ट करके यूज कर सकते हैं। अब ऑपरेशन ऑपरेशन कर लो। उसके बाद में जहाँ, क्योंकि बाहर वाले सरफेस पे खून लग गया, इधर से हाथ डालोगे तो अपने सरफेस पे अपने स्किन पे लग जाएगा। बाहर से अपन पहले ग्लव्स को निकालेंगे, फिर आधा निकालने के बाद में दूसरे सरफेस से दूसरे वाले, ये आधा यहाँ पर बचा के रख लिया, पकड़ लिया। अब यहाँ से पकड़ के इसको सीधा निकाल के फेंक देंगे, फिर इसको भी कट करके डालेंगे। ठीक, फिर से आपके हैंड वॉश या फिर हैंड रब कर लेंगे। इसका भी सिंपल एक वीडियो अपने यहीं का है, ध्यान से देख लेना, रिकॉर्ड कर लो चाहे, यहाँ बहुत गलती करते हैं।
तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, गाउन पहनना सबको आता ही है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है। मेन चीज आएगा ये मास्क पहनना। मास्क पहनने के लिए यहाँ पर इसके मार्क्स है, पीपी किट कैसे यूज कर रहे हो, उसको पहनना उतारना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके मार्क्स है, इसलिए ये भी जरूरी है देखना। दो ही आपको फंडे याद करना है। कलर्ड साइड जो रहेगी, जो डार्क कलर साइड है, उसको बाहर की तरफ रखना है, या फिर जिधर हमें इन्फेक्शन नहीं चाहिए उधर लाइट सरफेस करना है। ठीक है, जिधर इन्फेक्शन ज्यादा हो उधर हमें डार्क कलर वाली सरफेस रखना है। फोल्ड हमेशा नीचे की तरफ रहेंगे, और अंदर यहाँ पर जो स्ट्रिप होती है वो नोज के ऊपर अच्छा टाइट करके रखना है। बस इससे समझ में, ये आपको समझ में आएगा। खुद अगर आप बाहर से इन्फेक्शन, आप स्वस्थ हो, बाहर हॉस्पिटल में हो, बाहर से आपको अंदर इन्फेक्शन नहीं चाहिए, तो लाइट सरफेस अपने तरफ रखो, मतलब हमें इन्फेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप खुद इन्फेक्शियस हो, मतलब मुझे सर्दी खांसी हो रही है और ऑपरेशन करने जा रहे हो, तो सामने वाला भी हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन उसको हो जाएगा, या फिर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो जाएगा, उस समय पे आप क्या करो, मास्क को उल्टा पहन लो, जिससे आपका जो इन्फेक्शियस मटेरियल है वो आपके पास अंदर ही रहेगा, बाहर की तरफ नहीं ड्रॉपलेट उड़ेंगे और बाहर इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक, तो लाइट कलर हमेशा उधर रखना है जिधर इन्फेक्शन हमें नहीं चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, फोल्ड जो रहेंगे उसके, ये जो फोल्ड दिख रहे हैं वो फोल्ड का डायरेक्शन हमेशा नीचे रहेगा। उल्टा करके पहन लिए, इसके फोल्ड अगर ऊपर रखे रहेंगे तो जितना भी इन्फेक्शन मटेरियल है वो यहाँ पर इकट्ठा होता चले जाएगा, और धीरे धीरे करके वो अंदर की तरफ में इन्फेक्शन कर ही सकता है। ठीक, दो चीजें याद रखना है। तीसरा, स्ट्रिप को टाइट रखना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं याद करना है इसमें। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को कितने होते हैं? कोई बोलता है 5 स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, 6 स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, तो 5 स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? ये जो नॉर्मल है, दो चीजें बताऊंगा मैं। एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होते हैं और एक एडिशनल प्रिकॉशन होते हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो होता है उसमें क्या आएगा? हैंड हाइजीन, यूज ऑफ पीपीई, फिर इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग या इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का केयर या प्रोसेसिंग, फिर बीएमडब्ल्यू, फिर आखिरी इन्वायरमेंट क्लीनिंग या फिर आपका स्पिल मैनेजमेंट या डिसइंफेक्शन। ये सारा चीजें एक के साथ एक आता है। यहाँ 5 स्टेप में हम याद कर रहे हैं। नॉर्मली आपको जो याद होगा वो ये याद होगा: हैंड हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्शन, इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग, इन्वायरमेंट कंट्रोल और बायोमेडिकल वेस्ट। इसी चीज को हमने यहाँ दूसरे शब्दों में, जो स्वच्छता गाइडलाइन में लिखा हुआ है उसके शब्दों में लिखा है। हैंड हाइजीन आ जाएगा पूरा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आ जाएगा, फिर इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग आ जाएगा, बीएमडब्ल्यू आ जाएगा, फिर इन्वायरमेंट क्लीनिंग आ जाएगा। ये सारे 5 स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आपको याद रखना है। ये बिल्कुल पूछ सकते हैं 100%। इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कैसे क्या क्या होते हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा। फिर आगे ये सेम चीज को दूसरे उसमें लिखा है। इसके बाद में एडिशनल प्रिकॉशन होते हैं, एयरबॉर्न प्रिकॉशन होते हैं, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन होते हैं और कांटेक्ट प्रिकॉशन होते हैं। ये इसके लिए अपन ने पहले भी देख चुके हैं, पहली क्लासों में भी देख चुके हैं। 5 माइक्रोन से कम अगर जगह वाली इन्फेक्शन जगह पे जा रहे हो तो 95 N95 यूज करो, नॉर्मल जगह पे जा रहे हो तो नॉर्मल मास्क यूज करो। तो इसको अभी इतना याद करने की जरूरत नहीं, इतना नहीं पूछेंगे। आगे स्पिल मैनेजमेंट। यहाँ पर स्पिल मैनेजमेंट में हम सिंपल सिंपल चीजें, लार्ज स्पिल होता है, स्मॉल स्पिल होता है। मरकरी स्पिल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे यहाँ मरकरी का कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता। स्मॉल स्पिल में सिंपल याद रखना है, यहाँ पर 1% जो 10 ml से कम हो, वह 10 ml से कम या मतलब कुछ ड्रॉप्स गिरा हो, जब हम सैंपल ले रहे थे 2-3 बूंद गिर गई नीचे खून की, तो उसको बोलेंगे स्मॉल स्पिल। स्मॉल स्पिल में क्या करेंगे? 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से पोंछा लगा दो, चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, यहाँ पर इससे ज्यादा कुछ नहीं याद करना। लार्ज स्पिल, कोई बंदा था बहुत सारा, आप ब्लड बैग लेके जा रहे थे, ब्लड बैग गिर गया, फूट गया और उसमें से पूरा का पूरा वो ब्लड फैल गया। अब वो तो 10 ml से ज्यादा है। उस समय पे क्या करेंगे? सबसे पहले आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया मार्क करो। रिस्ट्रिक्टेड एरिया मार्क करने के बाद में पूरा पीपी किट पहनो। पहला काम जो है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया मार्क करना है, उसके बाद में पीपी किट पहनना है। पीपी किट पहनने के बाद में आप 2 तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हो, या तो आपके पास हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होगा या फिर आपके पास में पाउडर होगा। अगर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है तो आपको 10% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन चाहिए, और अगर आपके पास में पाउडर है तो वो 33% वाला चल जाएगा, पाउडर चल जाएगा। ठीक है, अगर आप हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज कर रहे हो तो फिर पहले आप एब्जॉर्बिंग मटेरियल डालो। मतलब आपके पास में जो भी एब्जॉर्बिंग मटेरियल हो, टिश्यू पेपर हो या फिर आप कपड़ा यूज कर रहे हैं तो वो भी कपड़ा भी, उसको भी क्लॉथ भी आप डाल सकते हैं।
अगर आप हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो पहले एब्जॉर्बेंट मटेरियल डालो, नहीं तो क्या होगा, आप जैसे ही हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन डालेंगे वो मटेरियल और लिक्विड हो जाएगा और दूर तक फैल जाएगा। हमारा मकसद ये है कि इन्फेक्शन को दूर नहीं फैलने देना है, वहां पे रोकना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। तो आप पहले आप इस एब्जॉर्बेंट मटेरियल डालेंगे, और क्योंकि हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन जो है वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में, वो नीचे चले जाएगा पार करके, तो आप उसको बाद में उसके ऊपर डाल दें। ठीक, अगर आप इस यहीं पर पाउडर का यूज कर रहे हैं तो फिर पहले पाउडर डालो, क्योंकि पाउडर आपके कपड़े को क्रॉस करके नीचे पूरी सरफेस तक नहीं जाएगा, नीचे जमीन को वो डिसइंफेक्ट या नहीं कर पाएगा, है ना। तो आपको अगर पाउडर यूज कर रहे हैं तो पहले पाउडर बाहर की तरफ से अंदर की तरफ गोल गोल करते हुए आपको इकट्ठा करके वहां पे डालना है। उसके बाद आपको एब्जॉर्बेंट मटेरियल डालना है, फिर उसको 10-15 मिनट 20 मिनट जितना भी है वो तो आपको वेट करना है। वेट करने के बाद में बाहर से अंदर की तरफ उसको इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके येलो वाले डस्टबिन में डाल देना है। ठीक, स्पिल किट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो 2 ग्लव्स होना चाहिए, 2 जोड़ी, एक एप्रन होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, शू कवर होना चाहिए, एब्जॉर्बेंट मटेरियल जैसे कि न्यूज़पेपर, ब्लॉटिंग पेपर या फिर कोई क्लॉथ वो होना चाहिए। फिर इसके बाद में वेस्ट कलेक्शन बैग होना चाहिए, ठीक, जो येलो कलर का होगा। मर्करी स्पिल मैनेजमेंट, ये स्पिल मैनेजमेंट इससे ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल इतना ही सुना देना बस। स्पिल मैनेजमेंट, मर्करी स्पिल मैनेजमेंट हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई मर्करी का वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर आपको पढ़ना हो तो पुराना वीडियो देख लेना, उसमें मिल जाएगा। फिर स्टेप ऑफ मर्क्यूरी ये सब नहीं पढ़ना, डेवलपर फिक्सर नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एक्सरे है वो डिजिटल वाला है, हम डेवलपर फिक्सर का यूज ही नहीं करते। इसके बाद में नॉर्मल सामान्य कचरे का प्रबंधन कैसे करते हैं। जनरल वेस्ट का नॉर्मल अपने को पता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल जो रहेगा वो हरे वाले डस्टबिन में जाएगा, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो जाएगा वो सूखे कचरा मतलब ब्लू वाले डस्टबिन में जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं क्या। हाँ, अभी रुको मैं देखता हूँ। कंपोस्ट पिट, इसके बारे में डिटेल आपसे कुछ नहीं पूछेगा, अभी छोड़ दो। सर मेरे हिसाब से आज के लिए सफिशिएंट हो गया, इससे ज्यादा आज के रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, और टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है। क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल एरिया कौन कौन से होते हैं, सब जगह पोछा अलग होना चाहिए, क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल में, ये सारी चीजें। आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछ लीजिए, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। सर हाँ सर। हाँ सर, सफिशिएंट है मेरे हिसाब से हाँ, आज, पर्याप्त है, पर्याप्त इतना है ना। पर्याप्त है, इनको याद भी करना, और कल क्या मॉर्निंग में, नहीं तो फिर कोई आएगा नहीं टाइम पे। हाँ, और इसके अलावा जो भी अगर कुछ डाउट हो तो वो जो सामान्य प्रश्न वाली जो वीडियो, 5 वीडियो मैं अभी डाल दूंगा, वो आप आप देख लीजिएगा, सवाल और इससे डाले ज्यादा। डाल दो, और या अभी जैसे मैंने इसका स्क्रीनशॉट डाला, पीडीएफ अगर आपके पास हो, हाँ हाँ, इसकी पीडीएफ हो सवाल जवाब की, तो वो जरूर भिजवा देना। ठीक ठीक, ओके सर। ठीक। और किसी को चलो, कोई गुड सवाल नाइट। पूछना है तो पूछ लीजिए।